बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम। मैं हूं ढगन कासिब। जैसे कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह ये बात तो आम है, बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा इस बात पे फ़िक्र की जा रही है कि पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान जो डूब रहा है, उसके लिए क्या किया जाए। इंटरनेशनली बहुत से फ़ंड्स भी भेजे जा रहे हैं, बहुत सी कमिटमेंट्स की गई हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है और इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिल के पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान के मामलात को हल करने के लिए आगे बढ़ें। और अगर हम मदद करना चाहते हैं तो उस मदद करने का भी एक सही तरीका है। हर काम करने का सही और गलत तरीका होता है। सही तरीका ये है कि प्रॉपर अथॉरिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करके जो लोग भी मदद या इमदाद पर्सनल लेवल पे भी करना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से करें। इसके रीज़न्स क्या हैं, इस वक्त फ़्लड के हालात क्या हैं, और उसके अलावा इस दफ़ा इतने बड़े पैमाने पे सैलाब आने की वजह क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमें आगाही देने के लिए, हमें गाइड करने के लिए फैसल फरीद साहब हमारे साथ हैं। आप प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के डायरेक्टर जनरल हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फैसला, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस लेवल पे, इस स्केल पे सैलाब क्यों आया है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम बात करें मौसमियाती तब्दीली की, जो कि इसकी बड़ी वजह है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज का फिनोमिना भी कहते हैं, तो पाकिस्तान उसमें बहुत थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है, लेस दैन 1% ऑफ दैट। लेकिन उसका जो असरात हैं पाकिस्तान पे वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान छठे नंबर पे है उन मुल्कों में जिसका इसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अब मौसमियाती तब्दीली की अगर बात की जाए तो इस साल जो हमें वेदर पैटर्न नज़र आ रहा था वो शुरू से ही थोड़ा सा इरेटिक कह लें, अजीबो-गरीब किस्म का था। इस साल जैसे ही आपको पता है कि देयर वाज नो स्प्रिंग, जैसे ही सर्दी ख़त्म हुई तो फौरी तौर पे एक सख्त जो है वो हीट वेव स्टार्ट हो गर्मी गई। आ गई, हमने तो जी कुछ गर्मी आ गई, बाहर ठीक है। का और मौसम ही नहीं उसके आया। बाद हम एक ड्राउट लाइक कंडीशन से गुजरे। साउथ पंजाब में आपको पता है कि भावलपुर में और इसी तरह कोहे सुलेमान में बहुत ज़्यादा ड्राउट लाइक कंडीशन क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद अर्ली मानसून स्टार्ट हुआ। और एक और अजीब पैटर्न मैं आपको ये बताऊं कि जून 22 वाज द कोल्डेस्ट डे इन ए सेंस। और उसमें जून में आपको पता है कि नारान वगैरह में थोड़ी सी बर्फ़बारी भी हुई। ये भी एक अजीब सा वेदर पैटर्न था। तो इसकी इंडिकेशंस तो हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं पाकिस्तान के ऊपर। इसी तरह अर्ली मानसून स्टार्ट हुआ और अर्ली मानसून में भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई। और उसके बाद तकरीबन कंप्लीट 8 वीक्स जो है वो रेनफॉल होती रही विदाउट एनी गैप। उसमें कोई वक्फा नहीं आया। हमें मुश्किल से जुलाई और अगस्त में सिर्फ एक हफ़्ता ऐसा मिला जिसमें बारिशें नहीं हुई। और बारिशों की आप इंटेंसिटी का ये अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब में तो तकरीबन जुलाई में जो नॉर्मल रेनफॉल होती है उससे तकरीबन कोई 124% मोर रेनफॉल हुई। और बलूचिस्तान और उनमें से तो तकरीबन 400 प्लस रेनफॉल हुई। मतलब कई हमारे सिटीज़ हैं, गुजरांवाला है, गुजरांवाला में तकरीबन 536 मिलीमीटर की रेनफॉल हुई। सो ये अजीब एक इस दफ़ा का फिनोमिना है जो शायद ही पहले हिस्ट्री में पाकिस्तान में हुआ हो कि इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हों। 30 साल के रिकॉर्ड में तो ये जी सबसे ये एक्सट्रीम। जब से मेरा ख़्याल है कि इतनी ज़्यादा बारिशें जो हैं वो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में शायद ही कभी भी कोई नहीं हुई होंगी। रिकॉर्ड इस तरह का ब्रेक हुआ हो। और उसमें फिर यह है कि पहले हमारी जो रेनफॉल होती है, हमारा जो मानसून का पैटर्न है वो आपको पता ही है कि हमारी एक बेल्ट है मानसून की और नॉर्थ में ज़्यादा कंसंट्रेट करती हैं। इस दफ़ा जो हमारी ये बारिशें हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेट उनका जो है वो ज़्यादा साउथ में कंसंट्रेट किया। पूरा सिंध है, बलूचिस्तान का बलूचिस्तान है। ईस्टर्न पार्ट है और साउथ पंजाब है। तो उससे जो है वो हमारे जो कोहे सुलेमान की रेंज है वो उससे फिर हिल टॉरेंट्स हैं हमारे, या उसको हम रोद कुइयाँ भी कहते हैं,
उसमें बहुत ज़्यादा पानी आया, और उसकी भी आप स्केल और इंटेंसिटी का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि हमारा डीजी खान में एक हिल टॉरेंट है सांगड़ के नाम से, उसमें 265 अराउंड 1000 क्यूसिक पानी आया, मतलब 2,65,000 क्यूसिक। तो ये अगर किसी भी आप रावी की बात करें तो रावी में 70,000 क्यूसिक से ऊपर पानी आ जाए तो हमें वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन हुई होगी। इसी तरह बाकी वहाँ पे 14 हिल टॉरेंट्स हैं जी हमारे डीजी खान डिवीज़न में, जिसमें डीजी खान और राजनपुर है। उसमें से तकरीबन 8 हिल टॉरेंट्स के जो हैं वो रिकॉर्ड जो हैं पिछले तमाम सालों के वो ब्रेक हो गए हैं। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, मतलब वक्फे से जुलाई से ये काम शुरू हुआ, फिर अभी तक जो है ये जो लास्ट हमारा 6 स्पेल हुए हैं, ये 7वां स्पेल था। 7 स्पेल्स जो हैं उसमें मुसलसल ये मुख्तलिफ हिल टॉरेंट्स में पानी आता रहा है। और फिर वो जो लोग वहाँ पे आबाद थे, आपको पता है पंजाब एक बड़ा ही आबादी के लिहाज से गुंजान आबाद सूबा है, और हमारी वर्नेबिलिटी जो है टूवर्ड्स रिस्क वो बहुत ज़्यादा है, हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, गुर्बत है, लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वो फौरी तौर पे या इस तरह की फ्लड लाइक सिचुएशन होती है तो सबसे पहले तो सबसे जो वो तबका है हमारा जो पहले से ही पिसा हुआ है वो उससे मुतासिर होता है। तो ये बट हमने तो सर फुटेजेस देखी हैं, पूरे पूरे बिल्डिंग्स गिर गई हैं। जी पूरे गांव जो हैं वो बर्बाद हो सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं। ये जो आपने अभी ये इसी तरह रिवर स्वात में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो तकरीबन वो भी एक मेरा ख्याल है पीक कभी भी नहीं टच हुई, उसमें भी 2,50,000 से ऊपर का रेला है। मेरा ख्याल है मैक्सिमम वहाँ पे शायद जो पिछली रिकॉर्ड किया गया था 2010 का जो जिसको हम मेगा फ्लड कहते हैं वो 150 के अराउंड था। तो ये 1,00,000 क्यूसिक पानी का ज़्यादा आ जाना, तो ये एक मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं जो कि हमें अब पाकिस्तान में बहुत वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो इसका हल क्या है? अच्छा सर, हल से पहले नुकसान किस किस एरिया में, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा ये हुआ, सबसे पहले तो जो मेरे बड़े बेसिक लेवल पे मेरे जहन में आता है वो ये होता है कि आप ये देखें कि हम तो एग्रीकल्चरल लैंड है, जी हम तो फसलों पे काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं। कॉटन की क्रॉप उड़ गई है, चावल उड़ गया, और क्या क्या, और काफ़ी ज़्यादा हमें एक तो फाइनेंशियल नुकसान, तो और खाने पीने का नुकसान। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो यकीनी तौर पे फसलों का हुआ, और उसके अलावा हमारे जो ज़्यादा एरियाज, क्योंकि पहले तो व्यूअर्स हम ये नहीं कह रहे कि देखिए जान का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होता है, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ मसला? पहले तो फसलों का नुकसान होना शुरू हुआ, जानवरों का नुकसान। जी सर, हमारे जो 2 मेजर एरियाज हिट किए हैं वो पहले मियांवाली हिट किया, मियांवाली की तहसील ईसा के, फिर उसके बाद डीजी खान में ये फिनोमिना हुआ। सर ये हम पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद चूँकि मैं प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल हूँ तो मैं अभी सिर्फ आपसे पंजाब की बात करूँगा। तो उसमें फिर उसके बाद ये हमारा राजनपुर में ये सारा का सारा अभी लेटेस्ट जो सिचुएशन है वो राजनपुर में राइज़ हुई है फ्लड की। तो उसमें यह है कि हमने गवर्नमेंट ने इनको क्लैमिटी हिट डिक्लेयर किया फौरी तौर पे। वहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि सबसे पहले हमें चूँकि थोड़ा सा फोरकास्ट तो थी, तो हमने सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि लोगों को इवैक्यूएट करें। जिन जिन एरियाज़ में जो कि फ्लड प्रोन थे या जो ज़्यादा वल्नरेबल थे, हमने वहाँ से कोशिश की कि वहाँ से लोगों को मैसिव इवैक्यूएशन की जाए। सर आपने कहा कोशिश की, क्या आपके साथ अवाम ने ताउन किया था इसमें? देखिए इसमें इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त हम स्टेट चैनल पे, मैं चाहती हूँ कि अगर जैसे कि अगर आपकी टीम आए और कहे कि जी आपने एरिया इवैक्यूएट करना है, तो वहाँ पे इस चीज़ का ना सोचें हमारा सामान, हमारा घर, हमारा ये, आपकी जान बचाना प्रायोरिटी है। जी यही हमारी उनसे रिक्वेस्ट होती है कि बेसिकली आप सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि इंसानी जान का खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो, और हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि सबसे पहले अपनी जान बचाएं। बाकी ये इमलाक जो हैं ये तो ज़िंदगी में दोबारा भी बन जाती हैं, लेकिन चूँकि लोगों का सारा कुछ, आप ये ख़ुद भी तो अंदाज़ा बंदा लगा सकता है कि उनकी ज़िंदगी की कुल कायनात जो है उनका वो घर ही होता है, और उसको छोड़ के जाना इतना आसान किसी के लिए भी नहीं है।
तो फिर ये है कि हमने उसका रेस्क्यू का भी प्लान किया होता है। अगर इवैक्यूएशन हम जितनी कर सकते हैं वो करते हैं, ऐलानात करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिलीफ कैंप्स में आ जाएं। उसके बाद फिर हम अपनी जो हमारी इमरजेंसी फ़ोर्स है 1122 के नाम से जो मशहूर है, वो हमारी पहले से हम प्री पोजीशन कर देते हैं उन एरियाज़ में जहाँ से हमने लोगों को फिर रेस्क्यू करना होता है कि अगर जैसे ही फिर ये बारिशें ज़्यादा होती हैं या फ्लड लाइक सिचुएशन बनती है तो फिर रेस्क्यू की टीम्स जो हैं हमारी वो बोट्स के ऊपर या किसी तरीके से उनको वहाँ से रेस्क्यू करती है। इसमें पाकिस्तान आर्मी जो है उसने भी हमारा बहुत साथ दिया और वो भी हमारे रेस्क्यू टीम्स के साथ फ्रंट लाइन पे रही। उन्होंने भी हमारे साथ उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में जो फ्लड की वजह से जो डेथ्स हुई हैं वो बहुत कम हैं, क्योंकि हमने पहले से ही लोगों को इवैक्यूएट कर लिया और रेस्क्यू के लिए हमने प्रॉपर प्लानिंग की। अभी भी जो इंडस की सूरत हाल ये है कि इंडस में हमारा अभी हाई फ्लड चल रहा है, तो उसमें भी हमने तकरीबन हर 2 किलोमीटर के फासले पे इंडस के साथ साथ अपना एक पूरी जो है ना रेस्क्यू की टीम्स वो लगाई हुई हैं। तो हमारी सबसे पहली कोशिश हमारी भी यही होती है कि हम लोगों की जान को बचाएं। अच्छा, ना सिर्फ इंसानी जान को बल्कि उनके जो मवेशी हैं उनको भी बचाएं, उनको भी हम रेस्क्यू करके लेके आते हैं। तो एक ये बड़ी मैसिव एक्सरसाइज हुई रेस्क्यू की। तकरीबन जो इवैक्यूएट हम कर सके वो तो कोई 50,000 के करीब हम लोग इवैक्यूएट करें, मुझे तो और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू किया इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में। माशाल्लाह। और फिर उसके बाद हम उनको अपने रिलीफ कैंप्स में लेके आए। रिलीफ कैंप्स में और एक कुछ खैमा बस्तियाँ हमने बनाई, वहाँ पे हम लेके आए उनको। वहाँ पे जो है वो 3 वक्त का खाना भी दिया गया। वज़ीर आला साहब की स्पेशल हदायत थी इसके ऊपर। पूरी जो इंतज़ामिया है चीफ सेक्रेटरी से लेके और हमारे जो रिलीफ कमिश्नर पंजाब हैं उनके भी इस बारे में वाज़ेह हदायत थी और वो ख़ुद भी मौके पे मौजूद रहे। सो पूरी इंतज़ामिया ने और तमाम डिपार्टमेंट्स ने, सिर्फ ये नहीं कि पीडीएम में तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, पुलिस फोर्स है। पुलिस जो है वो हमारे साथ शाना बशाना काम करती है। तो तमाम डिपार्टमेंट ने एक बड़ी मरबूत हिकमत अमली के साथ इसका जो है वो मुकाबला किया। सर, आपने कहा कि कुछ एक आइडिया इंडिकेशन हो जाती है, मज़ीद आगे क्या हालात बुरे होते नज़र आ रहे हैं फ्लड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या बेहतर होते नज़र आ रहे हैं? रियलिस्टिक बात करें। हाँ जी, अभी तो जो हमें तब बारिश थमती नज़र आ रही है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इसका हमें अलर्ट या एक एडवाइस इशू करता है, जो हमारी उनसे बातचीत भी रहती है। अभी तो हमें 2 हफ्ते का गैप नज़र आ रहा है। अभी वो ये बता रहे हैं कि सितंबर के शायद 3rd वीक में एक लो से मीडियम इंटेंसिटी का जो है ना एक फिर मानसून एक्टिविटी होगी, या हम उसको रिसीडिंग मानसून कहते हैं। तो उसके लिए भी अब हम तैयार हैं, लेकिन यह है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ये जो सिलसिला है चल रहा था मुसलसल जुलाई से लेके और पूरा अगस्त, वो थम चुका है और अब पानी भी वापस जा रहा है और लोग भी अपने घरों में वापस जा रहे हैं। और अब हमारी जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं वो हम इस हफ्ते शायद ख़त्म करके अपने दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में हम रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएं। और उसके लिए हुकूमत ने एक बड़ा मतलब फेडरल गवर्नमेंट ने भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तो अपने जो कंपनसेशन के रेट्स हैं उसको भी बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज़ कर लिया है कि पहले अगर एक मकान का अगर 1 लाख मिलता था तो वो उसको अब 4 लाख कर दिया है जो डैमेज हाउसेस का कंपनसेशन है। तो और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हुकूमत की भी पूरी कोशिश ये है कि हम अपने लोगों को तनहा ना छोड़ें और हम उनको जो पॉसिबल कैपेसिटी है गवर्नमेंट की उसके मुताबिक जो है वो लोगों को रिलीफ दें। क्योंकि अद्वियात भी, खुराक भी, मच्छरदानियाँ, टेंट, ज़रूरी अशिया सब पहुँचाई जा रही हैं गवर्नमेंट के एंड से। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब से मुतासर हर ख़ानदान को 25,000 रुपये देने का अमल जो है वो 3 सितंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो लोग जो हैं, जो लवाकिन हैं, उनको भी 10-10 लाख की रकम दी जाएगी जहाँ भाग अफराद के जो जी, वो पंजाब में दी जा चुकी है। वो पंजाब में ऑलरेडी दी जा चुकी है। अब तक 18 अरब
रुपए जो हैं वो तकसीम हो चुके हैं। ये हमारे कल तक के फैक्ट्स है, प्रॉबेबली अभी जी, तक जी। और भी ज़्यादा बढ़ चुके होंगे, एंड ऑफ कोर्स फैक्ट्स साथ साथ चेंज होते जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कल चारसदा में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। मरियम नवाज़ साहिबा ने मुतासरा इलाकों में इमदादी मतलब उन्होंने भी वहाँ पे हेल्प आउट किया। व्यूअर्स, हर इंसान अपना हिस्सा डाल रहा है। बार बार एक ही बात मॉर्निंग एट होम पे भी कह रही हूँ, इस वक्त प्लीज़ अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस, अपने मजहबी डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें साइड पे कर दें। वैसे तो ज़िंदगी में इन चीज़ों को वैसे ही नहीं इंटरफेयर करना चाहिए आपकी पर्सनल लाइफ्स के अंदर, लेकिन इस वक्त ये सब चीज़ें साइड पे कर दें। इस वक्त पाकिस्तान डूब रहा है, हमने पाकिस्तान की सपोर्ट करनी है और हमने साथ मिल के पाकिस्तान को एक मोर पॉजिटिव सिचुएशन की तरफ लेके जाना है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इंटरनेशनल एड की अगर बात करें तो यूएई के 3 तैयारे इमदादी सामान लेकर आ चुके हैं। मज़ीद 20 जहाज़ आएंगे इन्होंने कहा है। बहरीन और जापान से भी इमदादी सामान जल्द पाकिस्तान आ जाएगा। तुर्की से 4 तैयारे आ चुके हैं। चाइना से 2 तैयारे इमदादी सामान लेकर आ गए हैं। पोप फ्रांसिस ने भी आलमी बरादरी से रिक्वेस्ट की है कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करें। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने $5 मिलियन मज़ीद इमदाद का वादा किया है। यूनाइटेड नेशंस और यूएन और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज तकरीब में दुनिया से फ्लैश अपील करेंगे। और अगर आप देखें तो व्यूअर्स, हर तरफ से लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे अब एक मेजर सवाल उठता है फैसला कि अगर इंटरनेशनली इतनी इमदाद आ रही है इमीडिएट रिलीफ के लिए, तो क्या पाकिस्तानियों को अब पैसे जमा इस चीज़ के लिए नहीं करने चाहिए कि जो लोग मुतासिर हुए हैं उनके घरों में और उनकी दूसरी सपोर्ट में आगे बढ़े? मतलब अब हेल्प किस तरीके से करनी चाहिए? आई गेस मैं आपसे देखें, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि एक तो लोगों में यकीनी तौर पे, पाकिस्तानियों में ख़ास तौर पे, हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ा जज्बा है कि जैसे ही कोई आफत आती है तो पूरे के पूरे हम एक यकजा हो के तो उसका मुकाबला करते हैं। आपने अर्थक्वेक में भी देखा और इसी तरह हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ भी एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और उसमें भी लोगों ने भरपूर साथ दिया। तो अब ये भी एक ऐसा मौका है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने भाइयों को जो कि मुतासिर हुए हैं और बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इस सैलाब की वजह से, इसकी तबाहकारियों की वजह से, उनका इमदाद करना चाहते हैं। अच्छा, एक ये बात यह है कि कोई भी मुल्क जो है वो इतनी बड़ी आफत का अकेले मुकाबला भी नहीं कर सकता। इसमें हमें इंटरनेशनल जो हमारे इदारे हैं या बाकी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी मदद की भी ज़रूरत पड़ती है, उनकी एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जो लोग अपने तौर पे करना चाह रहे हैं वो भी ज़रूर आगे आएँ। सिर्फ ये है, हमारी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से चैनलाइज़ करने के लिए वो हमसे रब्ता रखें। हमारी एक हेल्पलाइन है 1129 से, अगर कोई शख्स जाना चाह रहा है, मदद करना चाह रहा है तो वो हमें बताएं, हम उनको कोऑर्डिनेट करेंगे कि वो किस इलाके में जाएं जहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि होता ये है कि जो लोग सामने नज़र आते हैं लोग उनको ही दे के और फिर वापस आ जाते हैं, तो कुछ इलाके बहुत ज़्यादा वहाँ पे सामान चला जाता है और कुछ इलाके जो हैं वो बिल्कुल ही मुतासिर जो होते हैं उनके पास कोई चीज़ नहीं जाती। तो वो या ज़िली इंतज़ामिया जो है हमारी, उसके साथ रब्ता करें। उनके भी इसी तरह से कंट्रोल रूम बने हुए हैं, वो वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं कि जी हमें किस जगह पे जाना चाहिए। और तो सर या फिर हमसे भी है मुतासरीन की रहनुमाई के लिए। तो बाय द वे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम की भी एक खसूसी हेल्पलाइन है, वो भी मैं आपके साथ व्यूअर्स अभी शेयर करती हूँ। बट बेसिकली बात ये है कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, जिस तरह आर्मी रिलीफ कैंप्स की हेल्पलाइन जो है वो 1135 है, 1135 आप डायल कर सकते हैं। बलूचिस्तान, कोयटा, मुस्लिम बाग, चमन, सुई, डेरा बुक्ती, मतलब इन सब एरियाज़ को ये कवर कर लेती है। केपीके की जो KPK की जो हेल्पलाइन है वो है 1125 जी, राइट। सो डिफरेंट इलाकों की डिफरेंट हेल्पलाइंस हैं। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है व्यूअर्स के अगर आप हेल्प और सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि वैसा आप कह रहे हैं, तो वो हेल्प आप तब कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ करें। जी, जैसे कि सर आपके इदारे का यही काम है। जी, हम इस पे हमने एक तो ये किया है कि हमारी कल एक NGOs के साथ, एक तमाम पंजाब की जितनी भी मेजर NGOs हैं या फिलंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हमने कल मदऊ भी किया है, सिर्फ इस मकसद के लिए कि हम उनको बता सकें कि किस तरीके से आपने लोगों को जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं हुकूमत की, उसमें आप किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं।
दूसरा ये है कि हमारी अपनी भी हेल्पलाइन है 1129 के नाम से, हमसे रब्ता कोई कर सकता है। कुछ लोगों को ये होता है कि हम खुद जाएं और अपने हाथों से तकसीम करें, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ये एक एक्सपीरियंस भी होता है और एक अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होती है लोगों को। तो वो भी अगर जाएं तो हमें सिर्फ हमसे पूछ लें कि हमें कहाँ जाना और किस तो जगह पे पूछते हमें, कहाँ जाना है, और दूसरी वो बात भी हम उनको गाइड करेंगे कि जी इस इलाके में आप और जाएं या इस सपोर्ट भी बस्ती में देंगे जाएं, और सपोर्ट भी कि देंगे। भाई वहां पे पहुंचेंगे तो फलां शख्स आपके साथ और कनेक्ट हो जाएगा और वो फिर आपको आगे दिखा देगा कि क्या असल में होता ये। व्यूअर्स देखें, हम बहुत सा सामान लेके चले जाते हैं किसी एक जगह पे और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिलीफ वर्क हो रहा है, हो सकता है उससे थोड़े से दूर इलाके में ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत हो। सो सिर्फ जो अथॉरिटीज़ जिनके पास एक एक जगह की इंफॉर्मेशन है, पता है कितने लोग कहाँ पे क्या, उनसे कनेक्ट करके प्रॉपर तरीके से एक गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। उससे आप जो मदद करना चाह रहे हैं उससे मज़ीद और ज़्यादा फ़ायदा लोगों को हो जाएगा। जी बिल्कुल अच्छा ऐसा सर, ही है। फ़ेज़ 2 के बारे में थोड़ा सा बता दें कि रिहेबिलिटेशन का फ़ेज़ 2 में जी हम कैसे हिस्सा हाँ, ले सकते हैं? रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो ज़रा थोड़ा सा आप ये कह लें कि सब्र तलब भी होता है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो जैसे ही अभी ये हमारी रिलीफ़ एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई है, हमारी इंतज़ामिया रिलीफ़ से फ़ारिग हुई है, तो अब वो हम तहसील हमारी जो तौंसा है उसका हम सर्वे करने जा रहे हैं। अच्छा, हम सिर्फ उस सर्वे को इस तरह से नहीं है कि हम मुकम्मल तौर पे लोकल इंतज़ामिया पे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। हमने एक प्री फ्लड सैटेलाइट इमेजरी ली है और एक इसी तरह से पोस्ट फ्लड सैटेलाइट इमेजरी ली। ठीक है, हम बड़ी साइंटिफिक तरीके से ये सर्वे कर रहे हैं। उसमें फिर उसके बाद हम उसका एक एनालिसिस करेंगे। हमारे पास लोगों के आप कह लें कि हर एक पता है कि इस एकड़ का मालिक कौन है, इसको काश्त कौन कर रहा था, अगर मैं फसलों की बात करूं। ठीक है, वो डाटा भी हमारे पास पहले से मौजूद है। ठीक है, और इमेजरी पे हमने उसको जो है उस मखसूस जो जगह है या एकड़ कह लें आप उसको हमने पहले से ही एनालाइज कर लिया है कि यहाँ पे फ्लड आया था या नहीं आया था, या अब पहले की फसल की क्या कंडीशन थी और अब क्या थी। तो ये हम इनिशियल डाटा सेट ले, इसी तरह से जो घरों का डाटा है वो भी हमने लिया है कि कौन कौन से देहात हैं जो पहले घर थे और जो अब ख़त्म हो गए हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी अब चूँकि बहुत एडवांस हो चुकी है तो हमें उससे मदद लेनी चाहिए। तो ये जो हमारा सर्वे होगा इसमें हम फील्ड में भी जाएंगे और टेक्नोलॉजी की भी पूरी मदद लेंगे ताकि हम बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर में ना लोगों को हेल्प कर सकें। ये हमारी एक मेथडोलॉजी है जो कि हम अडॉप्ट करेंगे और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम रिहेबिलिटेशन के उस प्रोसेस में चले जाएंगे। इसमें हमें NDMA भी सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान, हाँ, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हाँ जी, और पाकिस्तान आर्मी ने भी कहा है कि उनका भी एक नुमाइंदा जो है वो सर्वे टीम में होगा। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी एक्सरसाइज होगी, बहुत बड़ी, लेकिन ये बहुत ट्रांसपेरेंट होगी। इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाएगा और उसमें ये यकीनी बनाया जाएगा कि जो भी मुतासिर है हुआ है इससे, उस हकदार को उसका हक पहुँचे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत हमें शुक्रिया आज ज्वाइन करने का। व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात ज़रूर आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि देखें, अभी तो गर्मियाँ मानसून टाइप चल रहा है। सितंबर के बाद अक्टूबर में जाके, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नहीं तो चले नवंबर एंड दिसंबर में शदीद सर्दी शुरू हो जाएगी और जिनके सरों पे छत नहीं होगी और जिनके पास प्रॉपर लिविंग कंडीशंस नहीं होंगी वो बहुत स्ट्रगल करेंगे। तो जब आप डोनेट कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि गर्म कपड़े भी जब आप अपने निकालेंगे विंटर्स वगैरह के, तो प्लीज़ उसमें से भी चीज़ें अलहदा करनी हैं आपने भिजवाने के लिए, सपोर्ट के लिए। और अगर आप आपके इदारे से भी रब्ता करें तो आप लोगों को भी डोनेशंस दी जा सकती है, राइट सर, या आप लोग हमें डायरेक्ट कर देंगे? जी, हम अगर कोई देना चाहे तो हमने यहाँ पे जो हमारी एक ह्यूमन रिसोर्स फैसिलिटी है, बहुत बड़ा एक सेटअप है, हम वहाँ पे वो चीज़ें इकट्ठी करते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी ट्रांसपोर्ट पे वहाँ पे भिजवा रहे हैं। तो अगर कोई देना चाहे तो वो हमारी फैसिलिटी में भी दे सकते हैं। सो व्यूअर्स, जहाँ भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं डोनेट करें, कोई प्रेशर नहीं है हमारे एंड से, लेकिन हाँ, इस चीज़ का प्रेशर ज़रूर है कि दें, जो दे सकते हैं दे दें। इस वक्त मैंने उस दिन कल सोशल मीडिया पे भी एक लगाई थी वीडियो, एक रिक्वेस्ट की कि अगर एक सेफ्टी पिन भी है आपके पास देने को, वो भी दे दें, क्या पता उससे किसी का क्या मसला जो है वो हल हो जाए। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना दे सकते हैं खुले दिल से, खुले हाथ से दें। इंशाल्लाह रब ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा जो मुश्किल वक्त है और आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे।
छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी अपने मच, कीमती आपने वक्त में मौका से दिया वक्त कि हम निकाला। लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें। बहुत Thank you, शुक्रिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में वैसे तो इंसान ही भेजे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाकायदा फ़रिश्तों की तरह ही होते हैं, जो इस दुनिया में इंसानों के लिए आसानी पैदा करने के लिए आते हैं। अपनी एक कामयाब हाईली सक्सेसफुल प्रैक्टिस को साइड पे करके अपनी पूरी तवज्जो हमारे पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए, कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में है, आपको समझ आ ही गई होगी मैं 1122 की बात कर रही हूँ। और 1122 शुरू किसने किया, फाउंडर कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ हैं। आप फाउंडर एंड डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि जब भी इस मुल्क में कोई भी डिज़ास्टर, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आती है, 1122 सर फहरिस्त पे होता है, फ्रंट ऑफ द लाइन होता है। और ये मैं आपको कोई कहीं भी जो मुझे लिखी, इस तरह की कोई बात यहाँ लिखी नहीं हुई, बट मैंने अपनी आंखों से ये देखा है। हर लम्हे पे जब भी कोई इशू, जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, और मुझे इतनी खुशी होती है जब पहले क्या होता था, कोई एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी, कोई प्रॉब्लम होती थी तो लोग खुद ही अपने एंड पे ना, किसी ज़मीन पे गिरा हुआ इंसान बेहोश है, पता नहीं उसकी रीढ़ की हड्डी को प्रॉब्लम है, सर पे कुछ क्या उनको हुआ है, लोग उसको, उस शख्स को उठा के अपनी गाड़ियों में या बाइक्स पे या रिक्शों में रख के अस्पताल ले जाते थे, और उस अमल में ही अक्सर उस शख्स की डेथ हो जाती थी या कोई उससे भी बड़ा नुकसान हो जाता था। अब लोग सबसे पहले कहीं कोई इमरजेंसी कुछ देखते हैं, अगर पास से गुजर भी रहे होते हैं तो 1122 को फ़ोन करते हैं, और इसका क्रेडिट डॉक्टर साहब को जाता है। और अभी तक इनको अवार्ड किया गया है सितारा इम्तियाज़ से, और भी बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से। इंशाल्लाह एक दिन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी इनको नवाजा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल तो नहीं गया आपको? नहीं, सितारा इम्तियाज़ वाज एन ऑनर, आई थिंक वाज एन ऑनर एज वेल, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैलाब तो बाद में आया है, उससे पहले जो 1122 कर रहा है, बीइंग अ फाउंडर, बीइंग समवन जिसकी ये विज़न थी, आपका पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उसके बाद अब बढ़ते हैं सैलाब की तरफ। सर, करंट सूरत हाल। आज मैं अगर इससे पहले एक चीज़ बात करूँ, आपने जब जंजला देखा होगा, आपको याद होगा, उस वक्त आप देखिए क्या बेबसी थी। बाहर से टीमें आ रही थी, इधर से हम ज़रा सोचे कि क्या हालत थी, लोग नीचे मलबे तले फंसे हुए हैं, और एक अजीब सी कैफियत थी। कोई हमारे पास सिस्टम और निज़ाम ही नहीं था, और वो बस बेबसी देखते हुए वी पुट इन एन एफर्ट कि यार वी हैव टू डू इट, हमने करना है, किसी और ने बाहर से आके हमारे लिए नहीं करना। हम उनसे सीख तो सकते हैं, लेकिन करना हमने है। अल्लाह का शुक्र है वहाँ से हमने ये स्टेप लिया, और हर किसी ने कहा डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप की बातें ना करें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये चीज़ मुमकिन नहीं है। तो हमने अल्लाह का शुक्र है शुरू किया, और आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया माशाल्लाह। फिर जब ये वाला सिस्टम देखा, 2010 के फ्लड्स देखे या दूसरे, तो सिस्टम्स नहीं थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि एक सिस्टम ना सिर्फ एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए बना, मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस हमने शुरू की, सर्च एंड रेस्क्यू टीम शुरू की, जो कि पहली सर्च एंड रेस्क्यू टीम है कोलैब सर्विस की, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफाइड है इन जनूबी एशिया में, साउथ एशिया में। अब इशू देखिए, ये हमने निज़ाम बनाया जिसकी वजह से आज फ़ायदा अगर आप देखें तो हमारे चारों सूबों में, अब अगर हमारा पहले पंजाब में शुरू हुआ 2004 में, उसके बाद हमने खैबर पख्तूनख्वा को ट्रेन किया, आज गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ निज़ाम है, इसी तरह बलूचिस्तान और सिंध भी करने जा रहा है ताकि वहाँ पे भी सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स हो। उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि इस बार का जो डिज़ास्टर आया, हमें पहले से हमने आइडियाज़ आइडेंटिफाई किए कि कौन से लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पे पॉसिबली पॉन्डिंग या जहाँ पे पानी आ सकता है या कुछ और। हमें मेट से वार्निंग मिल गई। सो इट वाज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम जिसमें कि
हमने अब तक 65,000 से ज़्यादा लोगों को एवैक्यूएट किया, यानी उनको ऐसी सूरत हाल में Secure बर जगह वक्त पे वहाँ से पहुंचा। निकाला और वहाँ से उनको वार्निंग्स भेजी। वार्निंग भेजने के बाद जब पानी आ रहा है या कुछ और उनको निकालना भी तो था किसी ने। सो वी डिप्लॉयड अबाउट 130 के करीब हमने किश्तियाँ मुख्तलिफ वनरेबल पॉइंट्स पे हमने डिप्लॉय कर दी हुई थी और पहले से हमारे वहाँ पे लोग स्टेशन ये थे। देखें व्यूअर्स, फुटेज भी आपके साथ हम साथ साथ शेयर कर रहे हैं। उसके साथ हमने 65,000 लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया। फिर लोग छोड़ना नहीं चाहते अपना इलाका, उसकी दो वजूहत हैं। एक, मसलन आपका एरिया तो सेफ़ है, थोड़ा ऊंचा है, लेकिन उसके गिर्द चारों तरफ पानी आ गया। अब उसकी वजह से ना वहाँ पे खुराक आ सकती है ना कुछ और आ सकता है। फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है और ट्रांसपोर्टेशन में आपने फिर बाकायदा अब तक तकरीबन 86,000 लोगों को हमें लाना, उनको खाना पहुंचाना, उनको बाकी चीज़ें करना, किश्तियों में जहाँ पे एक्सेस नहीं है उन लोगों को भी जो है हमने वहाँ पे खुराक भी पहुँचाई है। और ये इस ऑर्गेनाइज सिस्टम की वजह से अगर मैं सिर्फ पंजाब के अंदर देखूँ तो ये जो पूरा हुआ इसमें तकरीबन सिर्फ हमारी कोई 36 के करीब डेथ्स हैं जो इस फ्लड में हुई। उससे पहले जो बारिशों में और शहरों में हुई जहाँ पे घर शर गिरे वो थी कुछ, या कुछ एक और जो चीज़ इस बार देखने के 6-7 केसेस ऐसे थे जिनमें बिजली आसमानी लगने की वजह से शुरू में जो जून की अर्ली और उसमें ये जुलाई में जो बारिशें हुई हैं जून जुलाई में, उसमें कुछ इस किस्म के वाक़यात हुए। बट जो ओवरऑल फ्लड की जब मैं सिचुएशन देखता हूँ तो उसमें 36 के करीब, क्योंकि उनको वार्निंग दे दी गई थी, उनको पहले हमने निकाल लिया। इवन जब पानी आ रहा था रात के वक्त हमें कॉल्स आई हैं, लोग कोई फंसे हुए थे, कोई कहीं था, कोई दरख्त पे चढ़ा हुआ था, कोई कहीं और था, उनको भी हमने जाके रात को निकाला है। हमारी इट वाज़ अ वेरी रिस्की जॉब, लेकिन ये था किसी ने तो जाके करना था। और उस वक्त फिर हमने जाके, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो अम्बात है वो भी पहले वाले हुई है 3 सेगमेंट्स में आया। जब शुरू में लोगों ने इसको ज़रा लाइटली लिया उस वक्त, उसके बाद के सीक्वेंस में बहुत कम, हार्डली कोई डेथ्स जो है हुई। जो मेन अगर अब यहाँ पे देखें मियाँ वाली सर, लेकिन इतना पानी और रिपोर्टेड डेथ्स 1000 के करीब है जी, ये आई थिंक 2 चीज़ें इसमें जो बहुत ज़रूरी है। एक तो अगर आप पूरा जो असल जो जहाँ पे डेंजरस आता है वो है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका या हमारा पंजाब का इलाका। ये जो हमारा कोहे सुलेमान है, क्योंकि जो पहाड़ में से जो दरिया निकलता है, ये समझ ले एकदम वो जो नाला बहना शुरू होता है, जो उसकी स्पीड होती है उसके आगे आपने देखा होटल के होटल पूरे बह जाते हैं। जी जी जी। उसके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हो सकता। और ये लोगों की भी मैं अपील भी करूँगा, देखिए अभी भी सीख लीजिए, जब आप इतना पैसा लगाएं तो अपनी जान और सारी इन्वेस्टमेंट को ख़तरे में मत डालें। हो सकता है वो 10 साल ना वहाँ पे पानी आए, लेकिन जब वो एक बार आएगा, और ख़ास तौर पे जो ये पहाड़ी दरिया हैं उनमें जिस वक्त इस तरीके से पानी आता है, हिल टॉरेंट्स, उसमें आगे उसके कोई नहीं खड़ा हो सकता। सो ये हमने कोहे सुलेमान देख लीजिए, हमारा सवाद देख लीजिए, कहीं पे भी हमने जहाँ पे पहाड़ी इलाकों से ये दरिया निकलते हैं उसका वॉल्यूम और स्पीड इतनी होती है कि उसमें कुछ भी बनाना जो है, मैं ये लोगों से भी अपील करूँगा, ऐसी प्लीज़ चीज़ें मत करें, अपनी ज़िंदगी और पूरी जमा पूंजी को ख़तरे में मत डालें। क्योंकि जब भी आप किसी दरिया का, और स्पेशली ये जब ऊपर से आ रहा है, उसके आगे कुछ भी आप बनाएंगे वो कुछ नहीं ठहरेगा। फिर इसी तरह जो आगे पानी का इखराज का रास्ता है उसको डाइवर्ट मत करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम है और वहाँ पे जो है आप उसको पानी को अगर निकलने सेफली जाने देंगे तो वो आपको डैमेज और अपनी इन्वेस्टमेंट से को लॉस करने से आप बच जाएंगे। सो यहाँ पे ये चीज़ होने की वजह से ये निज़ाम, जब मैं उस अर्थक्वेक से कंपेयर करता हूँ तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जाने जो है आज कम से कम लॉस हुआ। फिर जब नीचे आ जाए सिंध बलोचिस्तान, क्योंकि वहाँ पे स्पीड ऑफ द वाटर कम हो गई, तो वहाँ पे लोगों को फिर भी पानी की वार्निंग्स भी मिल गई और लोगों को निकलने का टाइम जो है कुछ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको पहली वार्निंग्स और वहाँ पे निकालना, क्योंकि स्पीड ऑफ द वाटर जो है पानी की जो है वो बहुत तेज़ है, तो उसमें बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। ठीक है। अब हमारी जो इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें, ये तो था रेस्क्यू का ऑपरेशन, तो इसमें हमने पहले लोगों को निकाला। अब जहाँ पे वो पानी खड़ा हो गया वहाँ पे लोग, ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जो कट ऑफ है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मुसलसल अमल जारी है। तो 86,000 के करीब हम ट्रांसपोर्टेशन कर चुके हैं। अब वहाँ पे उनको पानी और खुराक, अब कहते हैं ना वाटर एंड वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी है, लेकिन पीने वाला पानी का एक कतरा नहीं है। उसके लिए मैं लोगों से, कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि पानी ख़रीदे और वहाँ पे पहुँचाएं। देखिए ये कभी भी इफ़ेक्टिव चीज़ नहीं है। उस सूरत हाल में देयर आर सिस्टम्स विच आर अवेलेबल। मैं लोगों से कहूँगा, अगर आप, बात है, एक तो पानी भारी है, तो आप जब मतलब लॉजिकली सोचे कितनी पानी की बोतलें, कितनी मिनरल वाटर की बोतलें आप पहुंचा देंगे। बिल्कुल। एक पॉइंट आएगा जब मतलब बार बार पानी की, अब देखिए एक मिनरल वाटर की बोतल आजकल के मौसम में वैसे ही इतनी प्यास लगती है, आप इतनी बोतलें अगर हर फैमिली को भी दे देंगे तो क्या एक एक घूंट पिएंगे। सो
वो वाला सिलसिला बनाने की, अडॉप्ट करने की कोशिश करें जिससे उनको साफ पानी कॉन्स्टेंटली मुयसर हो। बिल्कुल। सो आपने टीच अ मैन टू फिश, डोंट गिव हिम अ फिश। अब ये 2-3 चीज़ें अब हम चलते जाएं। सो पहली चीज़ अब इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? सबसे पहले साफ चीज़ जिसके पानी। बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते वो है पानी। साफ पानी, फिर है आपकी खुराक। खुराक। अब आपको पानी के लिए क्या चाहिए? इसमें आपके लोकल भी बन रहे हैं, सिरेमिक बेस्ड फिल्टर्स हैं, उसमें अगर आप पानी डाल दें, मैं सेक्रेटरी जनरल था पाकिस्तान रेड क्रिसेंट का, तो हमने पूरी पाकिस्तान रेजिलियंस कॉन्फ्रेंस कराई। उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि यार आज भी अगर 30-40% बीमारियां पानी की वजह से हैं, क्या हम कर सकते हैं? तो हमने सिंपल सिरेमिक बेस, उसको हमने पाकिस्तान काउंसिल फॉर वाटर रिसोर्सेज रिसर्च से बाकायदा टेस्टिंग के लिए भेजा। सिरेमिक फिल्टर्स आपके पास अवेलेबल है, कई कंपनियां हैं जो बना रही हैं, आई थिंक कुछ कराची बेस्ड भी हैं, दूसरी भी हैं। आपके पास वो उसको ले लें, वो फिल्टर से ताकि पानी गुजारे, और उसके बाद अगर मज़ीद उसको करना है तो क्लोरीन टैबलेट्स बहुत सस्ती मिलती है, आप उसके अंदर वो डाल दें, आपका पानी साफ़ हो गया। तो पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पे आप ऐसा कंटेनर जिस तरह कूलर टाइप वाला होता है, पानी पी सकते हैं? जी बिल्कुल, कूलर टाइप होता है, आप उसके बाद इवन गटर का पानी डाल दें वो साफ़ हो जाता है। ओके। सो इसलिए आप ये वाला तो फिर पानी आप डाल के उसमें से उसको साफ़ करें, उसके अंदर एक फिर मज़ीद उसको साफ़ करने के लिए क्लोरीन की टैबलेट अगर डल जाए तो वो आपका साफ़ पानी आपको उधर भी मिल जाएगा और वो अपना पानी लेके साफ़ कर सकेंगे। सो जो लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम पैसे जमा कर रहे हैं पानी ख़रीदने के लिए, इससे बेहतर है कि ये सिरेमिक फ़िल्टर्स अगर आप लोग ख़रीद सकते हैं तो वो ख़रीद के इनको मतलब डोनेट करना शुरू कर दें। कूलर टाइप आपको कंटेनर इसी तरह से उल्टा होकर वो छोटा सा पैक हो जाता है, ऊपर एक बकेट होगी, उसमें पानी आएगा, उसमें से सिरेमिक बेस्ड फिल्टर है, उसमें से गुजर के नीचे और उसमें से आप पानी ले सकते हैं। सो सिंपल आपके पास ये और कई मॉडल्स इसमें मौजूद है, तो आप उनको वो दें ताकि वो आगे भी साफ पानी पी सकें और 30 से 40% बीमारियों से बच सकें। सो पहली चीज़ हमें ये फर्स्ट चीज़ ज़रूरी है। स्टेप। हाँ। दूसरा है वहाँ पे खुराक। सो अच्छा, आपके पास 1122 को हम डायरेक्टली दे सकते हैं चीज़ें अगर देना देखिए, चाहें तो? हम आपको प्रोसेस के अंदर फैसिलिटेट कर सकते हैं। एज फार एज द कैश इज कंसर्न वो हम नहीं लेते, ठीक है। वो आप इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, सबकी उनके साइड funds से जो आप हैं। उनके फंड्स हैं वहाँ पे आप दे सकते हैं। व्हाट या- आई मीन इज कि अगर हमने आपको कोई चीज़ें देनी हो, जैसे कपड़े हैं या इमदाद की चीज़ें हैं, इसमें हम ये कि है कि हमने अपना, हमारा चूँकि अब तहसील लेवल तक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। सो तहसील लेवल तक हमारे पास पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है। सो जो भी आप में से कोई जाना चाहता है, हम उसका एक कोऑर्डिनेशन का वो बना देंगे ताकि आप उस स्टेशन पे जाके जो भी आप असिस्टेंस देना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचा दीजिए। उस स्टेशन से, क्योंकि वो सबको फिर वहाँ पे जानते हैं कम्युनिटी को, और जो मुतासरा कम्युनिटी है वहाँ तक उनको पहुँचाने का या जो भी हेल्प चाहिए होगी वो आपको रेस्क्यू का जो है वो कर रहा होगा डिपार्टमेंट। सर डेंगू का भी तो बहुत ज़्यादा जी, मैं आता हूँ पहले, ये पहली सॉरी चीज़। मैं तो आई एम फास्ट फॉरवर्डिंग। जी दूसरा जो सीक्वेंस है वो है खुराक। अब खुराक में आपने खुश्क खुराक वहाँ तक, या ऐसी चीज़ जो कि वो ईज़िली खा भी सके, यूज़ भी कर सके, जिस तरह चने हैं, खजूरें हैं, या फिर और उसके बाद चीज़ें अगर वो पकाने वाली जो चीज़ें हैं, बिस्किट्स हैं जो रेडी है, तो इस किस्म की चीज़ें वो साथ साथ वो पहुँचाएँ, या जिसमें हेल्दी साथ उनको न्यूट्रिशन भी मिल जाए उसकी वो। तो ये आपके पास बहुत सारी, जिस तरह यूनिसेफ, WHO पूरा इनको करता है और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को उसको देखते हुए उनको पहुँचाते हैं ताकि वो, तो आप वो खुराक उन तक जो है वो पहुँचा दें ताकि वो आगे भी उसको स्टोर भी कर सके। इस्तेमाल ये नहीं एक टाइम देख बना के ले गए और उसके बाद जो है वो एमरजेंसी बेसिस पे जो था वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, PDMA ने और उसके बाद ज़िला हुकूमतों ने कर दिया। उन्होंने पूरे कैंप बनाए, वहाँ पे खाना भी उनको 2 टाइम मिलता रहा, ये सारा कुछ दिया, और वहाँ तक भी देखें पहुँचाते रहे जहाँ पे घर, क्योंकि उस वक्त पका नहीं सकते थे, पानी में फंसे हुए थे। अब वो सारी सेफ जगहों पे चले गए। कुछ तो जो कैंप्स बनाए थे वो वहाँ पे लोग आ गए हैं, वहाँ पे लोग, ताकि उनको वापस आबाद किया जा सके। अब तीसरी प्रॉब्लम है जो कि आपका है, चूँकि आप पानी में से जब गुजरते हैं तो स्किन की डिजीज़ वगैरह होंगी, तो इसलिए अगर उसके बाद जाए, चाहे आपके पास कुछ भी वहाँ पे ट्यूबवेल कुछ और अपना साफ़ कर लें, साबुन या हाइजीन का जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनको दे दें ताकि वो उससे महफूज जो है वो रह सके। चौथा अब जो प्रॉब्लम आएगा वो आपने बिल्कुल सही बात की, जब वहाँ पे पॉन्डिंग हो जाएगी, पानी खड़ा हो जाएगा और वहाँ पे खराज नहीं होगा और वहाँ पे डेंगू या कोई ऐसे मच्छर, मलेरिया या वो फिर रिस्क होता है, उसके लिए बाकायदा कुछ लोकल रेमेडीज़ भी उनके पास होती हैं कुछ, और उसके लिए आपको एहतियात की ज़रूरत है। पुराने ज़माने में अगर आप देखें, हमने वो सारी अच्छी चीज़ें छोड़ दी टाइम के साथ साथ। लोग अगर बाहर सोते थे, मच्छरदानी लगाया करते थे, दूसरी चीज़ें, तो उससे आप महफूज रहते थे। तो अगर यहाँ पे नहीं है तो आप इन लोगों के लिए कम से कम मच्छरदानियाँ मिलती हैं वो ले जाएं और वो इनको दें ताकि वो बेचारे अगर रात को
कंफर्टेबली सो सकें, उनको मच्छर और इस किस्म की चीज़ें ना तंग करें और उससे वो बचे रहें। सो ये मैं समझता हूँ ये 3-4 चीज़ें हैं अगर आप देना चाहते हैं, या एफर्ट बजाय कि वैसे ही इधर से उधर से चीज़ें इकट्ठी करें जिनका उनका कोई मसलन। अर्थक्वेक के बाद हमने कई ऐसे कंटेनर आते हुए देखे जिसमें टाइयाँ आ रही थी और सूट्स आ रहे थे। अब इस किस्म की चीज़ें या कोई आपने चीज़ें जो आपकी उनकी वाकई वैल्यू, इसके बाद उन्होंने फिर एक सर्टन कोड बनाया है इंटरनेशनली भी कि आपने क्या चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि आप अपना सारा कूड़ कबाड़ निकालें और उसके बाद कहें जी मुझे वहाँ पे जो है वो कभी भी शायद ना पहने। तो ये 3-4 मेन चीज़ें हैं। पानी, देखिए कपड़े अगर देने हैं तो कपड़े वो दें जो आसानी से पहने जाएं, और जो कॉम्प्लिकेटेड काम से भरा हुआ जोड़ा अगर आप भेज देंगे किसी को, वो क्या करेंगे पहन के? उस गर्मी में, वो पसीने और में, तबीयतें और उनकी खराब होंगी। सो ये आप सोचें कि तो उसमें से तो ये 3-4 चीज़ें ख़ास तौर पे जो है अगर हम फ़िल्टर देखें, उसके बाद ये जो आपने जिस तरह डेंगू और इसकी बात की उससे बचने के लिए अगर आप उनको नेट्स दे सकें, और इसी तरीके से जो ड्राई राशन या कुछ और जो इजीली खा भी सकें और उसके बाद उसको इजीली वो पका भी सकें, तो इस किस्म की ख़ास तौर पे अगर आप चीज़ें वहाँ तक पहुँचाते हैं, और उसके बाद अगला मरहला जो होगा वो होगा जहाँ पे सर्दी वाला जो आएगा, तो उसमें फिर उसके लिए विंटर। लेकिन वो ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। फेज़ 2 जिस पे मैं बहुत ज़्यादा चाह रही हूँ कि हम बात करें, क्योंकि फेज़ 1 में हर कोई आगे बढ़ता है, फेज़ 2 में स्यापा पड़ता है। अक्सर ये ज़िलज़ले में भी देखा, फ्लड्स में भी देखा कि एकदम से सब, क्योंकि फुटेज ऐसी आ रही होती है, लोग हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और फिर जब अगला मरहला आता है, जब एक्चुअली अपनी ज़िंदगी वापस रीबिल्ड करने का टाइम आता है, तो तब मसला पड़ जाता है। सो ब्रेक के बाद आएंगे तो सर आपसे गाइडेंस लेंगे, और ऑफ कोर्स किचन से भी, हमने किचन में हमारे साथ शेफ़ हिबा एहसन भी हैं, उनसे भी रेसिपी लेनी है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ़ हिबा एहसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा बच्चे, आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं पसंदे, जिसको हम देसी स्टेक भी यस, कहते हैं। देसी स्टेक। कैसे बिल्कुल। बनाएंगे हम? उसके लिए आपको चाहिए बीफ टेंडरलॉइन पसंदे 1 kg, उसके साथ दही 1 कप, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, प्याज 2 अदद, नमक हस्बे ज़ायका, सुर्ख मिर्च 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, धनिया 1 गट्ठी, सरसों के बीज 2 चाय के चम्मच, लौंग 1 चाय का चम्मच, इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 अदद, और गार्निशिंग के लिए अदरक लहसुन धनिया, और आप लेमन स्लाइसेस ऊपर रख सकते हैं या हरी मिर्च। वंडरफुल। यस। और इसको बनाने का तरीका? बनाने का इसका ये तरीका है, आपने पसंदों को अच्छे से हैमर कर लेना है, उनको टेंडर कर लेना है। उसके बाद दही में आपने लीमू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसालों को पहले आपने किसी भी पैन में रोस्ट करके, ग्राइंड करके और दही में मिक्स कर देना है, और उसको ओवरनाइट पसंदों को मैरिनेट कर देना है। आप कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या कोई मीट टेंडराइज़र। और नेक्स्ट मॉर्निंग आपने क्या करना है, आपने हल्का सा ऑयल डालना है फ्राइंग पैन में, पसंदों को दोनों साइड से 2-3 मिनट के लिए पकाना है, उसको ब्राउन कर लेना है। और जो आपका मैरिनेट बच गया होगा वो आपने यूज़ करना है प्याज के साथ। प्याज को आपने चॉप करके ब्राउन कर लिया, जो रेस्ट ऑफ द मैरिनेट था वो उसमें डाल के अच्छे से पका लिया, उसको फिर ब्लेंड कर लेना है आपने। ब्लेंड करने के बाद उसको वापस पैन में डालें, जो बीफ आपने कुक किया हुआ है वो भी ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के आपने उसको पकने रख देना है जब तक वो टेंडर हो जाए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। You're थैंक यू welcome. बेटा। व्यूअर्स, कहाँ हम एक तरफ रेसिपीज़ डिस्कस कर रहे हैं ऑन द शो, और जहन में यही बात आ रही थी कि और कहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इस वक्त साफ़ पानी तक नहीं है पीने के लिए। वैसे आपकी तो वो कहते हैं ना, रिकग्नाइज योर प्रिविलेज। आपकी शेफ़ से एक सवाल कर सकते हैं कि जी अगर ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल में कुछ बनाना हो तो वो क्या पकाना या क्या रिकमेंड करेंगी कि ऐसी सूरत हाल में हमें क्या बनाना चाहिए? चूल्हा मिलेगा तो फिर कोई कुछ करेंगे ना। देखिए ये अब चीज़ें हैं ना, ये और ये सर्वाइवल सारी में चीज़ें फिर आप आपको, मुझे लोग याद है एक बार हम नागा पर्वत गए हुए थे, तो वो खाना था 4-5 दिन, वो ख़त्म हो गया दूसरे तीसरे दिन, तो 2-3 दिन हमने चनों पे और खजूरों पे गुजारा किया। तो उसके बाद नीचे आके हमें एक मुर्गी मिली, तो उसी तरह पकाने की वो प्रैक्टिस नहीं थी, तो उसी तरह लेके बाल्टी में
हमने वो चर्बी भी डाली और वही डाला और उसी को उसी तरह पकाते रहे, जो भी आग लगा के उसके बाद। और उससे बेहतरीन मैंने कभी सूप नहीं पिया और मुर्गी नहीं खाई, बिकॉज 4 दिन बाद मैं खाना खा रहे थे। तो इसलिए ये वाली चीज़ भी जो है वो बड़ी ज़रूरी। तो आपकी शेफ़ से आई थिंक कल हम पूछेंगे कि किस तरीके से ये उनके लिए क्या मशवरे देंगी कि बाहिफाजत अंदाज से किस तरह बगैर खाना वहाँ पे बना सकते हैं। बाहिफाजत अंदाज की बात करते हैं तो हमें प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद कमाल सिद्दीकी ने ज्वाइन किया है। आप आई स्पेशलिस्ट हैं, इनसे भी हम अभी गाइडेंस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं एंड एपिलेप्टोमोलॉजिस्ट भी हैं। नहीं, गलत का है? वालेकुम सलाम, एपिलेप्टोलॉजिस्ट। एपिलेप्टोलॉजिस्ट उर्दू में जिसे हम मिर्गी कहते हैं। मिर्गी कहते हैं। बेसिकली ये मिर्गी एक बड़ी कॉमन दिमागी बीमारी है, एपिलेप्सी, उसके स्पेशलिस्ट को कहा जाता है। स्पेशलिस्ट को कहा जाता है। खैर, हम अपनी गुफ्तगू को अभी रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब आपसे जो बात हो रही थी कि फ़ेज़ 2 क्या होगा फ्लड्स में। फ़ेज़ 2 देखिए, पहला फ़ेज़ तो था हमने लोगों को निकालना था। अब वहाँ पे अगर आप सारी इन्वायरमेंट देखें, पानी है एंड इट्स ऑल डर्टी वाटर, और टाइम के साथ साथ वो और कुछ इलाके हैं जो गंदे भी होते जाएंगे और वहाँ पे वबाई और दूसरी डिजीज़ भी फैलेंगी, इंक्लूडिंग आई थिंक आँखों की भी, जिल्द की भी। इसी तरह से अगर उन्होंने खाना 3 रूट से फैलती हैं, एक डायरेक्ट कांटेक्ट से है, दूसरा सांस के ज़रिए है और तीसरा खाने के ज़रिए है, जो कि मेन। तो फिर आपका अगर ये आपका साफ़ खाना नहीं है, इन्फेक्टेड है, तो उसकी वजह से आपने देखा कि ऐसे कैंप में पूरे डायरिया हो जाता है। फिर इसी तरह से लोग अगर कैंप में एक दूसरे का कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको स्केबीज़ शुरू हो जाती है या आइज़ की इन्फेक्शंस होती हैं। और फिर अभी भी हमारे जो पोलियो वर्कर्स हैं सैलाब के अफेक्टेड एरियाज़ में भी जाके पोलियो के कतरे ज़रूर पिला रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ये ना और बिल्कुल फिर ये पे चला इसी तरह से उनको, इसी तरह से हम लोग सारों को यही जो ये लोग हैं, चाहे वर्कर्स ने जाना है, हेल्थ केयर वर्कर्स ने जाना है, कहीं कैंप बनाना है, उनके लिए उनकी कांस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, बिकॉज हर कोई अपने इलाके को छोड़ के नहीं जाना चाहता। और कुछ ऐसे इलाकों में भी पानी आया है जहाँ पे नॉर्मली होता है एक दरिया का बेट का इलाका है, दरिया के बेट का इलाका है, और पहाड़ से जो आता है उसका भी एक रास्ता है। कुछ जहाँ पे लोगों ने घर शहर बीच में बना लिए, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, या कुछ जहाँ पे पानी निकल गया और नए एरियाज़ में आ गया। अब वो बेचारे, उन लोगों को इसका एक्सपीरियंस नहीं था। जो पहले वाले लोग हैं, जब उनको वार्निंग भेजते हैं तो वो अपना ये इसके साथ और जानवर समेत निकलते हैं। जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ें जिन्होंने किया, कई लोग इस हद तक थे कि हमारी सारी जमा पूंजी ये जानवर, अगर ये नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, हम इनके साथ मरने को तैयार हैं। सो उनको लिटरली किश्तियों के अंदर हमें 15 उनकी वो जो थी, बड़ा जानवर फिर भी तैर लेता है, लेकिन छोटा जो बकरियां शकरियां थी उनको वो लेके गए तो उन्होंने कहा हम निकलेंगे वरना हमने नहीं निकलना यहाँ से। तो ये चीज़ें और ये कैफियत अब वो लेकिन निकालना भी ज़रूरी था अब उसके साथ। अच्छा, अब यहाँ पे हम पहुँच गए, अब आगे सर्दियाँ भी आनी हैं और ऑब्वियसली जिनके घर गिर गए हैं उनके घर भी तो रीबिल्ड करने हैं। अब एक चीज़ है जिसको हम लफ्ज़ कहते हैं बिल्ड बैक बेटर। ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट स्टेज था उनको बचाने का, दूसरा स्टेज है उनको बीमारियों से बचाने का, और तीसरा स्टेज है जहाँ पे कि हम वहाँ पे दोबारा कंस्ट्रक्शन ना करें जो कि इलाका दरिया के बेट में आता है, या अगर हिल टॉरेंट्स का एरिया उसमें अब दोबारा बनाएंगे तो दोबारा घर गिरेंगे और आपके जानो माल का ख़तरा है। दूसरे कच्चे घर का भी तो एक इशू होता है ना जी। कच्चा घर भी आप ऐसी जगह पे बजाएं जहाँ पे क्या होता है, दो है, कुछ लोग अपना बेट का जो एरिया जो दरिया के पेट है या दरिया या हिलटॉर वहाँ पे बना लेते हैं, बिकॉज इतना अरसा नहीं आता। लेकिन वहाँ पे भी टाइमली वार्निंग, जब बारिशें हो तो दे हैव टू लीव दैट एरिया। हो सकता है उस टाइम तो आप कुछ कास्ट कर लें, लेकिन पक्के घर वहाँ पे कुछ भी बनाना या कुछ और, वो मैं समझता हूँ ये इस किस्म की चीज़ जाती है। वो तो एक कोई कमरा हो गया जिस पर टेम्परेरली जब आप कास्ट कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन पूरी फैमिली रखना या वो करना वो जाती है। तो इसलिए उस जगह पे जहाँ पे आप आ रहा है, अभी भी इन चीज़ों से सीख लीजिए। आप दोबारा अगर वहाँ पे बनाएंगे दोबारा नुकसान होगा और उसकी वजह से जो है बहुत सारा। तो हमें बिल्ड बैक बेटर क्लाइमेट चेंज, अब हमें नहीं पता कि अगले साल किस किस्म का मौसम होगा। अगले साल देखिए 2 प्रॉब्लम्स आई, जिस तरह हमने इसमें भी देखा। पहला था शहरों में जब आया, तो शहरों में ऑब्वियसली नकासी के अमल पे भी मैं लोगों से अपील करूँगा, किसी महज़ब मुल्क में ये नहीं होता कि हम अपना घर तो साफ़ करें और कूड़ा निकाल के सारा का सारा ला के या ड्रेन्स में फेंके, उसकी वजह से सारे नाले ब्लॉक और ड्रेन्स ब्लॉक। तो जब बारिश होगी पानी ने कहाँ निकलना है। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, अपनी सारे घरों की साइडें जो ऊंची कर लेते हैं। सड़क बनती है, साइडें ऊंची कर लेते हैं। आप सोचें जब साइडें आप ऊंची कर लेंगे, निकालने के रास्ते में आपने कूड़ा फेंका हुआ है तो क्या होगा। आप अरबों रुपया सिर्फ ज़ाया इस चीज़ पे कर रहे हैं, अपनी इसी गफलत या इसकी, मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जिसको माफ़ नहीं किया जा सकता कि आप
कूड़ा फेंक रहे हैं वहाँ पे, और वो हर साल जो सड़क बनती है वो फिर अब 2 साल बाद टूट जाएगी, फिर आप गवर्नमेंट से कहेंगे कि आओ सड़क बनाओ। ये तो देखिए हमें इस चीज़ को, अप्रोच को बदलना है। मैं अभी इन सैलाबज़दा जगहों से जब गए हैं, आप सोच सकती हैं कि पानी खड़ा हुआ कहाँ मिला, सिर्फ उन इलाकों में मिला जहाँ पे दुकानें बनी हुई थी सबसे ज़्यादा। एक तो सैलाब से जो पानी आया उसने ऑब्वियसली पूरे के पूरे जो खेत, आज लोगों के पास फसलें नहीं हैं, लोगों के जिनके घर बीच में हो गए हैं, आप सोचे उनके साथ क्या, वो उनकी फसलें नहीं है, उनका तो सारी अर्निंग इस पे थी, पूरे साल की अर्निंग, पूरे साल की अर्निंग। सो उनके साथ जो अच्छा भला लोग थे, जिस तरह हमने ये कोविड आया उसमें हमने जब देखा कि रेस्क्यू स्टेशन के ऊपर हमारे पास लोगों की लाइनें लगी हुई, अच्छे भले लोग, इनका क्या हुआ, कहते हैं जी हमारा ऊबर क्रीम चलती थी, 2-3 हमारी गाड़ियाँ थी, बड़े माशाल्लाह ठीक थे, बट अब चूँकि खड़ी हुई है तो आज हमें मजबूरन राशन लेने आना पड़ा। तो आप यही सोचें इनके साथ क्या हाल होगा जिनकी फसल पूरी थी और आज पूरी फसल चली गई, चाहे कॉटन की फसलें गई हैं, बहुत सारी और फसलें गई हैं, या जिनके घर अब ऐसे नहीं हैं जो कि रहने के काबिल नहीं हैं। बट जो भी हम करें वो बिल्ड बैक बेटर, उस रूट को और उसको हम सेफ रखें और इन चीज़ों से बच सकें जो मीनवाइल बीमारियाँ। 1122 का आगे गेम प्लान क्या है, आप लोग अब क्या करें? इस वक्त तो देखिए सबसे पहली चीज़ थी सेविंग लाइफ, दूसरा है जो हमारा बाकायदा PDMA, NDMA और सारा रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन जो सारा प्रोसेस होगा उसमें सही तरह से डिज़ाइन करके जो भी लोग हैं वो गाइड कर रहे हैं। दूसरा जो हमारी तीसरी चीज़ है जो लोग करना चाहते हैं और जो बड़ा स्केल पे, एक तो छोटे स्केल पे जो हमने बात की, वाटर फिल्टर्स दे दें, खाना दे दें और नेट्स दे दें ताकि ये इन डिजीज़ से बच सके। चौथे फेज़ में जो हमारे पास है जिसने लेना है पूरा पूरा बड़े एरियाज़ लेने हैं, बिल्ड बैक बेटर, तो उन एरियाज़ को सही तरह डिज़ाइन करके, जिस तरह हमने मॉडल विलेजेस बनानी शुरू की हैं, रेस्क्यू ने कम्युनिटी के साथ मिलकर कई हमने मॉडल विलेजेस बनाई हैं, वहाँ पे इसी तरह सारा गंद होता था, नालियाँ ब्लॉक्ड होती थी और पानी खड़ा होता था। आज उन्हीं कम्युनिटीज़ ने लेके उसको साफ़ किया है, अपने जानवर एक सही जगह पे लगाए हैं, अपनी स्ट्रीट्स को, आज वहाँ पे बारिश भी हुई है तो पानी नहीं खड़ा हुआ, वो एरिया सेफ़ है, वहाँ पे बीमारी नहीं है। उनके स्कूल के साथ एक पूरा एक छप्पड़ उन्होंने बनाया हुआ था, उसका अखराज का रास्ता और वो प्रॉपर बन गया है, वो आज पार्क बन गया है। सो आज हम इसी तरीके से करके जो भी हम वापस चीज़ें बनाएं उनको हम इसी तरह से साफ़ सुथरा और महफूज और सेफ कम्युनिटीज़ में डेवलप कर सकते हैं। व्यूअर्स, सिर्फ एक इंसान और एक इदारा जो है वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि उन्होंने कहा कि कम्युनिटीज़ ने साथ मिल के सपोर्ट की और हेल्प की और मिल के अपनी जगह को बनाया। देखें, कोई आपके लिए कुछ भी तैयार करके चला जाए, उसकी वैल्यू सिर्फ तब होती है जब इंसान खुद उसको अपने हाथों से बनाता है, उसके बेनिफिट्स को देखता है। सो अगर सेंसिबल अंदाज में इधर से हम आगे बढ़ेंगे, जो हो गया वो हो गया। व्यूअर्स, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इसी चीज़ पे पिटते रहते हैं, गवर्नमेंट ने ये किया, आर्मी ने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया। हम हर बंदे को जो है वो जो कहते हैं ना एक तरह से रगड़ देते हैं इन द प्रोसेस। इस चीज़ से निकलना है हमने बाहर, हमने मसाइल के हल की तरफ जाना है। ये वो वाली बात है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और हम कहें जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, आपने ना हमारा इलाज नहीं ठीक किया डॉक्टर साहब, और पता है आपने ये किया और आपने वो किया। भाई, या आपके पास अगर मैं जाती हूँ और आप डॉक्टर साहब मुझे घूम के कहते हैं जुगन आपको ये नहीं करना चाहिए था, 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 जाएं अब आप। बीमारी का तो इलाज नहीं हुआ ना, सिर्फ डांट पिट गई और लेक्चर मिल गया। सो नाउ वी हैव टू गो टूवर्ड सोल्यूशंस, और सोल्यूशंस की तरफ जब हम जाएंगे तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ दोनों डॉक्टर हजरात हैं। ब्रेक के बाद इनसे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर बीमारी हो जाती है तो उस केस में क्या करना चाहिए। खुद डॉक्टर नीम हकीम नहीं बनना। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, और व्यूअर्स बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सारे ही बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं इन हालात की वजह से। प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद कमाल सिद्दीकी हमारे साथ हैं एंड प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान हमारे साथ हैं। अच्छा, अब मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो सैलाब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक जनरल मैसेज दे दें मेडिकल, उसके बाद फिर आपकी फील्ड्स की बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसे है कि जब सैलाब आता है तो आप समझें कि वाटर पूल एक बहुत बड़ा बन गया हुआ, और दैट इज़ ए कॉमन सोर्स कि जिसके अंदर इन्फेक्शन
और जरासीम ग्रो करते हैं, सही। और वो फिर जिस रूट से भी जाएगा वहाँ से नुकसान पहुँचा सकते। आँखों में जाएगा तो आँखों की बीमारियाँ, अगर मुंह के ज़रिए पेट में चला गया उधर की बीमारियाँ, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, तरफ इवन वहाँ। पोलियो, बिकॉज मतलब पोलियो अभी भी इरेडिकेट तो नहीं हुआ तो ये एक बहुत फेवरेबल रूट बन जाते हैं। और अगर आपको याद हो कि कुछ अरसे पहले जब सैलाब आया था, उसके बाद फिर बहुत बड़ा ही एक एपिडेमिक पाकिस्तान में आई थी रेड आइज़ की, बिल्कुल। और उसमें इस हद को आ गया था कि मेडिकल स्टोर से आई ड्रॉप्स ख़त्म हो गए थे। अच्छा, और आपने नोटिस किया था डॉक्टर साहब कि सिर्फ सैलाब वाले इलाकों पे नहीं आया था, पूरे पाकिस्तान में ये इशू आ गया था। जी, वो इस तरह होता है ना, जब एक दफ़ा शुरू हो जाता है तो क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि कोई बैरियर तो कर नहीं सकते, बैरियर तो फासले से होना होता है ना। तो हम तो वैसे भी मिलजुल के रहने वाले करीब बैठते हैं बहुत, और शेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ें, हाइजीन में उस तरह ख्याल नहीं करते, तो वो जो भी एपिडेमिक आती है बड़ी तेज़ी से फैलती है। ये तो हमें बहुत ज़्यादा मुहतात होना पड़ेगा इन दिनों में कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हाइजीन के, यानी कि आँख से हाथ को आँख लगाना, या दूसरी तरह टच जो होता है उससे फैलता है ना, तो पानी में जैसे गए हैं फ़ौरन हाथ धोएं, पूरा चेहरा धोएं, साफ़ रखें, अदरवाइज़ ये बीमारियां फैल सकती हैं। और साफ़ करें साफ़ पानी से। अब मुझे पता है कि इस वक्त साफ़ पानी नहीं मैसर, इसीलिए जो हमने ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि वाटर फिल्ट्रेशन के सिस्टम्स और इस किस्म की चीज़ें अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे, ना कि हम पानी के डिस्पेंसर उन तक पहुंचाएं, तो उससे उनके लिए शायद ज़्यादा आसानी पैदा होगी, क्योंकि वो साफ़ पानी वो फिर पी भी सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के लिए। क्योंकि व्यूअर, सैलाब आया, सैलाब से लोगों को बचाया, उनको सेफ़ जगहों पर पहुँचाया, उनको खाने पीना दिया, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ कौन कौन सी बीमारी जिस्म के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है वो तो कुछ देर बाद ही सामने आती है, कुछ फ़ौरन आ जाती है, कुछ बाद में। जी डॉक्टर साहब, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर्स के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि 1/3 पाकिस्तान पानी के नीचे है। मैं डॉक्टर साहब की बात और आपकी बातों को ही आगे लेके चलूँगा कि चूँकि जो इनिशियल फेज़ ऑफ डिज़ास्टर था, सिंस दैट हैज़ ऑलरेडी गॉन, और अब हम रिहैबिलिटेशन और प्रिवेंशन की फ़ेज़ में एंटर हो रहे हैं। और बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, अगर मैं पहले एक जनरल बात करूं कि हमें बच्चों को इन जनरल भी पूरी आबादी को, और उसमें चूँकि हमारे यहाँ तकरीबन 49% बच्चों पे मुश्तमिल है आबादी, तो बच्चों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए बहुत अशद ज़रूरत है, चूँकि बच्चों का जो क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम है वो बड़ों के मुकाबले में कमज़ोर होता है। और अभी थोड़ी देर पहले आप नाम ले रही थी कि पोलियो की, तो बीइंग ERC यानी कि जो पोलियो से बचाव की एक कमेटी है पंजाब में, मैं उसको हेड करता हूँ। हाँ, तो उस सिलसिले में भी मैं ये कहूँगा कि जी एग्जैक्टली, तो उस सिलसिले में मैं कहूँगा कि उन इलाकों में जिस तरह आजकल भी एक मुहिम चल रही थी और आइंदा आने वाले दिनों में 1 नवंबर में फिर मुहिम चलेगी, तो इन बच्चों को भी हम खसूसी तौर पे हमने अब ये नहीं समझना कि चूंकि अब ये सैलाबज़दा इलाका है तो इन बच्चों को पोलियो के कतरों की ज़रूरत नहीं है। सैलाबज़दा इलाकों में आप देख रहे हैं कि जा रहे हैं सारे और पिला रहे हैं। प्लीज़, अगर सैलाबज़दा इलाकों में लोग आ रहे हैं और पानी के कतरे पिला रहे हैं तो प्लीज़, पोलियो के कतरे पिला रहे हैं तो प्लीज़ उनको मना ना करें। वो पता नहीं कहाँ से बेचारे पोलियो वर्कर्स जो हैं वो आके आप लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो जो भी हमें देख रहे हैं, प्लीज़ ये आगे भी पैगाम पहुँचाएँ कि प्लीज़ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है उनको अवेल करें, स्पेशली पोलियो के कतरे। एग्जैक्टली। और जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा इसमें सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी का वहाँ पे एक स्टैगनेंट वाटर है जो कि सोर्स है और उसके ज़रिए से किसी भी तरीके से वो बीमारियाँ फैलाने का मूजब हो सकता है और बच्चे उसका आसान शिकार हैं। तो हमें सबसे पहले तो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना है। उसमें खुदा न खास्ता फिर भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें डेफिनेटली हमारे जो महकमा सेहत की टीमें हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे जो रूटीन में BHUs, RHCs या DHQs हैं वो भी हैं, और हमारे बच्चों की जो डॉक्टर्स की तंजीमें हैं, मसलन पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन, वो भी वहाँ पे बड़ी जाफिशानी से काम कर रही है। दूसरा, मैं अगर अपनी स्पेशलिटी के हवाले से बात करूँ कि जो बच्चों में एपिलेप्सी या मिर्गी या जिनको हम दायमी अमराज कह सकते हैं, इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी मिर्गी की या किसी भी दायमी बीमारी की दवाई ले रहे होंगे। तो मैं तक तो दवाइयाँ ही नहीं पहुंच पाएंगी। एग्जैक्टली नहीं, वो इस सिलसिले में बड़ा हम काम भी कर रहे हैं महकमा सेहत के साथ मिलकर भी, हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर भी। उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि उन दवाइयों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। वो दवाइयाँ वहाँ पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन वहाँ वालिदैन के लिए पैगाम है कि ये बराह मेहरबानी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अगर उसकी फ़ैमिली में, उस इलाके में कोई ऐसा बच्चा
जो मिर्गी की दवाई ले रहा है, तो उसको आपने दवाई बिल्कुल नहीं छोड़नी, चूँकि खुदा न खास्ता दवाइयाँ छूटने से बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। और दवाइयों की वहाँ अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर की जा रही है, और ये जनरली खुशकिस्मती से मिर्गी की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, तो ये बड़ी सर पिछले दिनों अच्छी तो मिल ही amount नहीं में। रही थी हाँ, शॉर्टेज रहती है, क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी वजूहात की वजह से पाकिस्तान में भी और ग्लोबली जो मिर्गी का मर्ज़ है या दिमागी अमराज हैं, उनका तनासुब जो है वो खासा बढ़ रहा है वक्त के साथ साथ। पहले भी काफ़ी ज़्यादा है और वक्त के साथ साथ बढ़ भी रहा है। तो अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें कि एक तो ये कि उन बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, दूसरा इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा है तो उनको इन्फेक्शन से बचाना है और अगर हो जाए तो उसको ट्रीट करना है, और तीसरा उन्हीं बच्चों में अगर कोई दिमागी है, गुर्दे का मरीज़ है या किसी भी और दायमी मर्ज़ का शिकार बच्चा है, तो उसका जो एक पुराना इलाज चल रहा है उसमें किसी भी किस्म की कोई गफलत नहीं बरतनी। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर साहब, आँखों की क्या बीमारियाँ, कौन से इश्यूज़ हैं जो हमें नज़र आएंगे इस मामले में और उनको अवॉइड कैसे करें? जी, एक तो जिस तरह अभी डॉक्टर ने रेड आई कहा की कि आपने, रेड आई की और जो एक्यूट होंगी, जो इसके अंदर शुरू होंगी उनका, और पहले में वही जो थीम चल रहा है क्रॉनिक को भी नहीं भूल जाना हमने कि अगर किसी को काला मोतिया है उसकी तो दवाई उसको लेनी ही लेनी है। और इंशाल्लाह क्योंकि कॉलेज ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी एंड अलाइड विजन साइंसेस का मैं प्रिंसिपल भी हूँ, तो उनके थ्रू भी हम अपनी एनजीओज़ के साथ, अल खैर फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके ये चीज़ें हम वहाँ पहुँचा रहे हैं। साउथ ऑफ पंजाब को हम कवर कर रहे हैं जहाँ पे सैलाब है। तो और नई बीमारियाँ जो शुरू हो सकती हैं वो रेड आई है, जैसे हमने कहा कि उसको हमने ख्याल रखना है कि साफ़ पानी से चेहरा धोया जाए। ये ना हो कि वो जो पानी खड़ा हुआ है उसमें तो जरासीम है, उससे फिर बीमारियाँ फैलने का ख़तरा है। तो वो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर मैसेज भी बना रहे हैं, सोशल मीडिया को भी यूज़ कर रहे हैं। और अभी हमने कहा कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हमने अपने कॉलेज के स्टूडेंट को कहा कि आप एक अपनी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के तहत फ़ंड रेजिंग करें और जो भी चीज़ें उनकी मदद के लिए इकट्ठी कर सकते हैं, राशन, दवाइयाँ, किसी की ऐनक ही गुम हो गई तो ऐनक भी अब जिस बंदे ने वहाँ गुजारना है वक्त, पढ़ने की ऐनक तो उसके लिए ज़रूरी। कई लोग जब तक कुरान मजीद ना तिलावत करें उनको सुकून नहीं मिलता, और बहुत अच्छी बात। तो ये हम सब चीज़ें इंशाल्लाह पहुंचा रहे हैं उन इलाक़ों में। और आवाम से हमारी दरख्वास्त है कि जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि सफाई सफाई और सफाई, उसका बिल्कुल ख्याल रखें। पीने का पानी सही तरह का इस्तेमाल करें, चेहरा धोने के लिए। और बाज़ जगहों पे मतलब बचपन में हमने भी सैलाब एक देखा है, तो उसमें लोग बड़ा एंजॉय करना शुरू कर देते हैं थोड़ी देर बाद ना, उसमें नहा रहे हैं या डुबकियाँ लगा रहे हैं। तो वो अगर ऐसा चलो कर भी लें तो फ़ौरन फिर साफ़ पानी से वॉश करना चाहिए। और बात ये है कि अव्वल तो खैर इस वक्त इतनी क्राइसिस की सिचुएशन है, बच्चे ही ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं, जो जिनका थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वही ज़्यादा से ज़्यादा डुबकियाँ लगाएंगे और ये सारा कुछ करेंगे। लेकिन फिर उसके साथ साथ सर कोई ऐसी मेडिकल इश्यूज़ आपकी फ़ील्ड की जो आपको नज़र आ रही हैं होते हुए? देखिए, अभी जिस तरह अभी हम अपनी बात के आगाज़ में बात कर रहे थे कि इनिशियल जो फेज़ डिज़ास्टर का फेज़ होता है, जिस वक्त सैलाब आता है उस वक्त तो इंजरीज़ भी एक चीज़ नज़र आ रही है। कोई बच्चा खुदा न खास्ता या बड़ा कोई पानी में डूब गया है, वो पानी उसने इनहेल कर लिया और अगर गंदा है तो वो नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बट वंस वो जब इनिशियल फेज़ गुजरता है तो फिर ये इंजरीज़ का होना या डूबने के इम्कानात, या डूबने में जो एक हम कहते हैं हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी, यानी कि बच्चा या कोई बड़ा पानी में डूबा है लेकिन उसके बाद वो बाहर निकाल लिया गया है, तो वो रिलेटिवली प्रोलॉन्ग स्टे इन द वाटर, उसकी वजह से उसको दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुँची, तो उसमें फिर ज़ाहिर है उसका दिमाग मुतासिर हो गया, तो वो एक अगेन क्रोनिक ब्रेन का जो उसका नुकसान हुआ है उसमें चला जाएगा। तो इन बच्चों की भी हमें, या इन पेशेंट्स की भी, मेरे मुंह से ज़्यादा तो बच्चा ही निकलेगा बीइंग अ चाइल्ड डॉक्टर, वो हम ट्यून्ड अप हैं कि हम बच्चों की बात कर रहे होते हैं और हम अपने आप को समझते हैं कि हम बच्चों के हकूक़ के बारे में ही हमेशा हर जगह बात कर रहे होते हैं, उनकी हेल्थ रिलेटेड इशूज़ के हवाले से। तो उसमें एक तो ये इनिशियल फेज़ है, और सब्सीक्वेंटली जिस तरह बार बार बात हो रही है पानी के स्टैगनेंट वाटर की, पानी जहाँ खड़ा हुआ है उसमें बच्चा, अगर छोटा बच्चा है, वो डुबकियाँ लगाने या खेल या तफरी में वालिदैन की नज़र से ओझल हो गया, उस सूरत में फिर एक बार उस बच्चे के डूबने का, उसमें गिरने से
इनिशियल जो स्किन डिजीज़ है या आंखों का डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वो तो एक है, लेकिन डूबने की सूरत में फिर वो एक ब्रेन इंजरी, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी का शिकार हो सकता है। तो हमें उन बच्चों पे नज़र भी रखने की ज़रूरत है। उस पानी को, अगर वो गहरा पानी है पर्टिकुलरली 1-2 फुट से तो शायद उतना नुकसान नहीं, गहरे पानी की सूरत में कार्डन ऑफ करने की ज़रूरत है उन बच्चों की कम्युनिटीज़ को। अगर वो सपोज़ न्यू सेटलमेंट्स बनाई गई हैं या उन बच्चों के जहाँ घर में और घरों के बाहर पानी खड़ा हो गया है, तो इस सिलसिले में मैं वालिदैन से अपील करूँगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखें कि वो खुदा न खास्ता पानी के अंदर, पानी के करीब ना चले जाएँ। दूसरा, मैं फिर अपनी जो हम बीमारी दिमागी है, खुदा न खास्ता ये एक जनरल बना हुआ है एक कॉन्सेप्ट है कि शायद पानी मिर्गी के मरीज़ को खींच लेता है। ऐसा खींचता नहीं है, लेकिन अगर मिर्गी के मरीज़ को दौरा पड़ गया और वो पानी के करीब खड़ा है तो वो पानी में जा गिरेगा। उससे एक परसेप्शन डेवलप हो गई है कि शायद पानी ने खींच लिया है। तो उसके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस गहरे पानी से उन बच्चों को दूर रखा जाए, या बड़ों को बिलखुसूस। बच्चों को और बड़ों को स्पेशली। बट यहाँ पे थोड़ा सा आजकल जो मौसम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात कर लें आइज़ से रिलेटेड, और सर आपसे तो ये जानना ज़रूरी है कि इतने ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ क्यों बच्चों के नज़र आने शुरू हो गए हैं, या शायद पहले भी थे और अब हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, दोनों में से क्या है, अंडा या मुर्गी पहले, वो आपसे भी हम जानेंगे। सर आजकल जो वेदर है, जो सीज़न चल रहा है, जो फ्लड से नहीं भी मुतासिर लोग, उनके क्या आंखों के मसाइल चल रहे हैं और आप क्या गाइडेंस देंगे? आजकल जो फ्लड से इफ़ेक्टेड नहीं है लोग, जैसे कि हम लोग, मतलब इफ़ेक्ट तो सर पूरा पाकिस्तान है, लेकिन क्या, हाँ, छोटे बच्चों को एनके बहुत जल्दी लग रही है जी, जो एक इस दौर का आप समझें पिछली डेकेड से जो हमारे लिए चैलेंज शुरू हुआ है, जिसको हम आई के स्पेशलिस्ट लोग देख रहे हैं, वो स्क्रीन्स का बेइंतहा इस्तेमाल है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम जिस चीज़ के भी पीछे लगती है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे लगती है। पाकिस्तान इज़ द पर कैपिटा लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द मोबाइल फ़ोन, और आप किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, हर शख्स जो है ना अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ उसकी स्क्रीन को तक रहा होता है। तो बच्चे भी, और मेरे माएँ आके मेरे से शिकायत करती हैं कि जी ये मैं बच्चों से पूछता हूँ, जब यंग एडल्ट्स जैसे हैं, टीनेजर्स, कि आप कितने घंटे स्क्रीन में, कहते हैं जी 6 से 8। उस पर उसकी माँ या बाप जो है वो हंसने लगता है, कहता है जी ये 6 या 8 घंटे उससे दूर रहता है, बाकी सारे जो 24 घंटे दे आर ऑन द स्क्रीन। तो इससे आँखों को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि दीज आर रेडिएटिंग डिवाइसेस, इनसे रेडिएशन निकल रही है। अभी हमें इनकी पूरी तरह समझ नहीं है। हाउ इज़ इट गोइंग टू हर्ट द ब्रेन, ब्रेन के बारे में ये बताएंगे ज़्यादा, लेकिन आँखों का मैं आपको बता सकता हूँ कि ये डेफिनेटली आई एग्री विद यू कि जो ऐनकें लगने का मसला, स्क्रीनों से डॉक्टर साहब आंखें भी स्क्विंट हो रही हैं बच्चों की। नोटिस किया आपने, बच्चों की आंखें टेढ़ी हो रही हैं, लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं कि भाई आप चेक कर लें। और जिन जिन कंट्रीज़ में ये बहुत हमसे पहले आ गई हैं, वो आप समझें कि सिंगापुर ऑलमोस्ट 35% लोग जो हैं वहाँ ग्लासेस यंग एज से यूज़ कर रहे थे। तो अब हम उस ट्रैक पे अगर आ गए हैं तो हमें केयरफुल होना चाहिए। इसमें मैं एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा कि बच्चों को आजकल पूरी तरह मनाना किसी चीज़ पे बड़ा मुश्किल होता है, तो हम कहते हैं कि आप 20 मिनट स्क्रीन इस्तेमाल करें तो एटलीस्ट 2 मिनट उससे दूर देख लें, किसी खिड़की से बाहर देख लें, रिलैक्स कर लें। अब तो लोग फिल्में पूरी की पूरी मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं, तो वो जो आंखों ने कांस्टेंट फोकस कर रहे हैं वो इज़ वेरी डैमेजिंग। अच्छा सर, एक तो स्क्रीन्स का जहन पे क्या असर होता है बच्चों के, और उसके साथ साथ मिर्गी की प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो गई है। आए दिन कोई कहता है मेरी बच्ची को ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये है वो है, ये क्या कहानी है सर? बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू है, और मैं डॉक्टर साहब की बात से ही आगे चलूँगा कि पिछले 10-12 सालों में स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया, और पाकिस्तान जैसा जो अभी डेवलपिंग मुल्क में आता है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 22-23 करोड़ की आबादी में शायद 15-16 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस हैं, और उसमें से ज़्यादातर जो है वो स्मार्टफोन है, जिसमें जिस तरह आप अभी फरमा रही थी कि पूरी फिल्म देख लेते हैं और बेतहाशा घंटों के साथ इस्तेमाल है। और ग्रोन अप बच्चों में रही सही कसर पिछले 2-3 सालों में कोविड ने पूरी कर दी, जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का एक आगाज़ शुरू कर दिया गया। अजाब था वो। तो अब वो देखें, वो बाय डिफ़ॉल्ट उनका कुछ टाइम तो उस पर गुजरना ही गुजरना है। उसके बाद फिर जो स्मार्ट ज़रा थोड़े से बड़े बच्चे हैं, उन्होंने होमवर्क भी उसी पे ही करना है, और वो माँ बाप जो अगर पुरानी जनरेशन के हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब और मैं बैठे हैं, हमें पता भी नहीं है कि आजकल कौन सी चीज़ मोबाइल पे करने वाली है और कौन सी लैपटॉप पे करनी है।
तो ये आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई है, और उससे बेशुमार अक़साम के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो मिर्गी तो एक उसकी ऑब्वियस शक्ल है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो अच्छा, गए। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि वो कौन कौन से मसाइल हैं। ये तो दो बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड्स के डॉक्टर्स एक ही बात आपको कह रहे हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन बिल्कुल फ़र्क है। वो भी वही बात कह रहे हैं जो हम अरसे दराज से मॉर्निंग एट होम पे कह रहे हैं कि प्लीज़ स्क्रीन से अपने बच्चों को दूर करें। कुछ तो मसाइल होते हैं जिस तरह नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, उनकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं, और कुछ होते हैं जो हम लोग माँ बाप होते हुए ख़ुद अपने बच्चों के लिए पैदा करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारी डिश तैयार है, पसंदें रेडी हैं। पसंदें रेडी। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हम अपने व्यूअर्स को ज़रूर दिखाएं कि कितनी खूबसूरत प्लेटिंग की है पसंदों की। जैसे कि आपने एक दफ़ा पहले भी शो में शेयर किया था हमारे साथ। मैं रिमाइंड करूँगी व्यूअर्स को कि भाई हमारी शेफ़ हिबा एहसन की ख्वाहिश ये है कि वो ऐसे खाने तैयार करें देसी, हमारे पाकिस्तानी डिशेस जो इंटरनेशनल लेवल की, जिसकी प्लेटिंग हो और बाहर के मुल्क में जितने शौक से एशियन खाने का, मतलब जिस तरह चाइनीज़, जापानीज़, फ्रेंच क्विज़ीन, टर्किश फूड इतने शौक से लोग खाते हैं, तो पाकिस्तानी क्विज़ीन की भी उस किस्म की एक अपीयरेंस हो, वो डोंगे और सालन से। वंडरफुल, लुक्स ब्यूटीफुल, वेल डन। ओके, जब हम बात कर रहे हैं खूबसूरत चीज़ों की, तो स्क्रीन से ज़्यादा खूबसूरत तो बच्चों को, घर वालों को कुछ नहीं लगता। डॉक्टर साहब, आपने ब्रेक से पहले बात शुरू की थी, मैं चाहूँगी कि आप उसको मुकम्मल करें कि आखिर इतने ज़्यादा मसाइल क्यों आ रहे हैं बच्चों के न्यूरोलॉजिकल। जी, उस सिलसिले में हम स्क्रीन की वजह से, स्क्रीन की बात तो हम कर रहे हैं, काफ़ी देर से कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं शुरू से बात करूँ ना, तो हमारे मुल्क में हमने पहले भी एक दफ़ा इस टॉपिक पे बात की थी किसी और जगह, वो है जेनेटिक्स। अब साइंस ने ये साबित कर दिया है कि हमारे यहाँ जो मुसलसल नस्ल दर नस्ल ख़ानदानों में शादियाँ हो रही हैं, बरादरियों में शादियाँ हो रही हैं, कबीलों में शादियाँ हो रही हैं, उसके नतीजे में ना सिर्फ आँखों की भी कुछ बीमारियाँ होंगी, लेकिन बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट दिमागी या पट्ठों की बेशुमार अक़साम की बीमारियाँ जो हैं वो हमारी नस्ल में आती जा रही हैं। और वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिनमें आप किसी में थोड़ी सी बेहतरी ला सकते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा ला सकते हैं, एंड देयर आर हार्डली फ्यू जिनका कोई मुकम्मल इलाज हो सकता है। तो एक वो जो कॉमन सेइंग है, परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो हम हमेशा अपने वालिदैन को, पर्टिकुलरली जिनका अभी एक आधा बच्चा इस तरह की बीमारी का शिकार हो जाता है, तो उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। और ग्रैंड पेरेंट्स भी बाज़ दफ़ा, चूँकि चाइल्ड डॉक्टरों के क्लिनिक में बाज़ दफ़ा पेरेंट्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, तो मैं उनको हमेशा एड्रेस कर रहा होता हूँ कि देखें, इसमें आपका बहुत रोल है कि आने वाली आपकी जो ख़ानदान में, फैमिली में, ग्रैंड फैमिली में, ग्रेटर फैमिली में जो शादियाँ हैं, आप रोल प्ले कर सकते हैं कि लोगों को बताएं। जबकि हमारा मज़हब तो वो मज़हब है जिसने अहले किताबों जो दूसरे मज़ाहब हैं उनमें भी शादियों की इजाज़त दी हुई है, तो हमें तो इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन फील नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और व्यूअर्स, यही बात है कि थोड़ा सा इस चीज़ पे, बल्कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। इतने केसेस मेरे सामने आए हैं जहाँ पे किसी को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही, जाके अल्ट्रासाउंड करवाया, पता चला कि बच्चे की डेवलपमेंट सही नहीं हुई हुई, रीढ़ की हड्डी नहीं बनी हुई, खोपड़ी नहीं बनी हुई। जब पूछा डॉक्टर से ये क्यों है, जब उनकी मेडिकल हिस्ट्री चेक की, तो पता चला कि वो भी फ़र्स्ट कज़न, उनके माँ बाप भी आगे से कज़न, उनके माँ बाप भी आगे से कज़न। सो ये वाली चीज़ जो है, थोड़ा सा हमें साइकिल से ब्रेक करके बाहर निकलना पड़ेगा, वरना इस किस्म की बीमारियाँ, बड़ी सीरियस बीमारियाँ जो हैं, ब्लाइंडनेस एक बड़ी कॉमन बीमारी है डॉक्टर साहब कज़न मैरिजेस में। अंधराता की बीमारी होती है कि जो जिसमें ऑटोसोमल रिसेसिव भी होते हैं। अभी मैं आते हुए एक पेशेंट इसी तरह का देख के आया हूँ। इसके अलावा एक और बहुत सीरियस बीमारी है जिसको हम ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोज़म कहते हैं, डॉक्टर साहब भी देखते होंगे उसके पेशेंट, उनको रिपीटेडली कैंसर होते रहते हैं, वो सनलाइट बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी कज़न मैरिज से होती है। और फिर हम उन्हें मना करते हैं लेकिन वो नहीं समझते। वो कहते हैं, अभी आया था वो बच्चा जिसके मैं 6 ऑपरेशन कर चुका हूँ, और अब वो आया तो वो कहते जी हमने माशाल्लाह इसके वो रिश्ता कर दिया। मैंने कहा कहाँ गया, वो मेरे इसके कज़न ही है। मैंने उन्हें कहा आपको इतने 10 साल से मैं समझा रहा हूँ बट स्टिल
तो इसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पंजाब से कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, और बाकी 2 सूबे कर चुके हैं, KPK और सिंध में लेजिस्लेशन हो चुकी है कि अगर किसी फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो निकाह नामे के वक्त वो सर्टिफिकेट देना पड़ता है उन्हें कि इसमें ये जेनेटिक बीमारी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी इस पे काम हमारे लेजिस्लेचर को करना चाहिए। और स्क्रीन्स की जो बात हो रही थी ना, हम डाल तो देते हैं ये बात कि जी ये जी स्क्रीन आ गई हैं तो उनके ऊपर हो गया, मगर मैं स्क्रीन पकड़ाते माँ बाप को मैं यही कहता हूँ कि देखिए ये बेचारा किसी सेंटर में जाके ख़ुद तो नहीं लाया ना, आप ही ने ला के दी है। मेरा एक बच्चा है 11 साल का, उससे मैंने ये प्रॉमिस किया कि भाई तुम जब 10 साल के हो गए तो तुम्हें मोबाइल देंगे, लेकिन वो उसको बटन पुश बटन वाला लेके दिया। हमने कहा जी ये आपने ये वाला मोबाइल अभी जब आप और हो जाओगे 16 साल के फिर आपको स्क्रीन वाला मिलेगा। वो छुप छुपा के कभी हमारी देख लेता है स्क्रीनें, लेकिन हम खुद तो छोड़ें, अगर हम खाने के वक्त हम सारे खुद ही देख रहे होंगे स्क्रीनें। आप जो भी बता रहे थे डॉक्टर साहब कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे अगर आप जब आप जाते हैं तो वहाँ पे केज जैसा बना हुआ है, उसके अंदर हर बंदे के टेबल पे उन्हें कहते हैं आप इसके अंदर अपने मोबाइल डाल के इनको बंद कर देंगे तो हम आपको 15% डिस्काउंट देंगे। क्योंकि देखें और सोचने की बात है कि कितनी सैड बात है कि हम बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए, हस्बैंड वाइफ या फैमिली या पूरा ख़ानदान, और हर बंदा अपने मोबाइल पे या अपनी किसी स्क्रीन पे लगा होता है, बच्चे टैब्स पकड़ के बैठे हुए होते हैं और कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता। तो क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, घर पे ही मंगा लें खाना, सब अपने अपने कमरों में खा लें। इस एक्टिविटी का भी क्या बेनिफिट है अगर हर बंदा अपने साथ फ़ोन रखेगा। कम अज़ कम लंच एंड डिनर के वक्त जब सब साथ बैठ के खाना खा रहे हैं उस वक्त तो अपने फ़ोन्स को साइड पे करवा दिया करें, और सारे घर के बड़े जब साइड पे करेंगे तो बच्चों को भी कहेंगे कि भाई तुम भी रखो, कोई नहीं हाथ लगाएगा। जब वो रूल हर बंदे को अप्लाई करेगा तो वाई नॉट। यहाँ पे शो क्लोज़ होने को है, तो सर आप एंड में व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे अपनी फील्ड से रिलेटेड, और आप सर क्या? मैं बच्चों के हवाले से वालिदैन को ये पैगाम दूंगा कि एक तो जनरल भी और ये फ्लड के चूँकि हवाले से प्रोग्राम हो रहा है ख़ुसूसी तौर पे, बच्चों की सेहत पे तवज्जो दें, बच्चों की हिफाजत पे तवज्जो दें, बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें, और फ्लड के हवाले से उन पे एक्स्ट्रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। पोलियो की हमने बात की, हर बच्चा हर बार जब भी पोलियो टीम घर में आए उसको पोलियो के कतरे पिलाएं, और अगर मिर्गी का बच्चा मौजूद है तो इस तमाम डिज़ास्टर के सूरत हाल में उसकी दवाइयों को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? जी मैं एक तो यही जो इन्फेक्शस डिजीज़ से बारे में हमने बात की कि बच्चों की आंखों की हिफाजत की जाए, और ये गर्मी के मौसम में एलर्जी की आई डिज़ीज़ भी बढ़ जाती हैं, तो बच्चों को अगर तो ऐनक लगाते हैं तो ऐनक लगाएं, या अगर वैसे बाहर जाते हैं और धूप हो तो सन ग्लासेस ज़रूर लगाएं क्योंकि उससे पोलन को एक्सपोजर कम हो जाएगा। और हम ये भी कहेंगे कि पेरेंट्स बाज़ दफ़ा ना ओवर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई बच्चा आता है जिसको इन्फेक्शस डिजीज़ है, रेड आई है, हम कहते हैं कि इसे 5 दिन स्कूल ना भेजें, वो कहते हैं नहीं जी इसका तो नुकसान हो जाएगा, भाई वो पूरी क्लास को फैलेगी बीमारी, आप मेहरबानी करें। या अगर कोई ऐसी बीमारी जिसमें हम चाहते हैं कि उसकी रीडिंग एक्टिविटी कम हो जाए तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो पेरेंट उस पर नहीं राज़ी होते। तो हेल्थ जो है ना वो सबसे पहले आनी चाहिए। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें हमें पता है कि आगे चल के इसकी नज़र और कम हो जाएगी, हम उन्हें कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि जी आप इसको इतना एम्बिशियस पढ़ाई में ना डालें। तो काइंडली वो पेरेंट्स को बच्चों पे इतना बोझ भी नहीं डालना चाहिए, अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशात उन पर डाल देते हैं कि तुमने डॉक्टर भी बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने फलां, वो ऐसे नहीं होगा, उनको भी हमें मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का, और आई होप कि इस शो के थ्रू कुछ तो गाइडेंस मिली होगी। वो सारे लोग जो आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो प्रॉपर चीज़ें जिनकी ज़रूरत है, बेशक डिफरेंट इदारों से पूछने कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ये तो एक बेसिक लेवल पे भी हमने बार बार डिस्कस किया है कि साफ़ पानी के लिए अगर कोई फ़िल्ट्रेशन का सिस्टम हम हर एक फैमिली को पहुंचा देते हैं उसका बड़ा फ़ायदा होगा, रादर दैन हम मिनरल वाटर की बोतलें दें। उसके साथ साथ कपड़े अगर भेजें तो अप्रोप्रिएट कपड़े भेजें, ये नहीं कि आप सूट्स जैकेट्स टाइज भेज रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। शलवार कमीज़, ऐसे कपड़े जो ईज़ी टू वेयर हों, ईज़ी टू वॉश हों, ईज़ी टू क्लीन हों, वो भेजें। आगे रिहेबिलिटेशन के फ़ेज़ में भी हम लोगों ने अपना हिस्सा डालना है, लेकिन एक रिक्वेस्ट और एक इल्तिजा, प्लीज़ बिला वजह की बेवकूफ़ाना अफवाहें फैलानी छोड़ दें। किसी ने कोई बात की, आपने उसको सुन लिया, आपने उसकी एक पोस्ट बना के लगा दी,
इस वक्त पाकिस्तान एक क्राइसिस में है, हम सबको साथ मिल के काम करना है, ना कि हम लड़ाइयाँ फड्डे और फसाद डालें और पॉलिटिकल और रिलीजियस मसाइल में पड़ जाएं। इस वक्त इन सब चीज़ों को साइड पे करें। इस वक्त एक इंसानियत को बचाने की जंग है और इस जंग को हमने जीतना है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप अपना अपना हिस्सा डालें। थैंक यू शेफ़ हिबा का भी बहुत बहुत। और यहाँ पे हम अपने शो को क्लोज़ करेंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।